हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आपको पता है आपकी एग्ज़ाम्स जो हैं वो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय तक ओवर तो नहीं हुए होंगे, एक दो पेपर शायद रहता होगा। बट आपको पता है आपका टैक्स का एग्ज़ाम हो चुका है, सी इंटर का इनकम टैक्स और जीएसटी का एग्ज़ाम हो चुका है। इस वाले वीडियो में हम आपके साथ थोड़ा सा सी इंटर के इनकम टैक्स का, जीएसटी का नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स का पेपर का ओवरव्यू लेंगे और इसका एक प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है। एमसीक्यूज आपको बताया डियर, अब एमसीक्यू के पेपर जो है वो बच्चे अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं, तो हमें सर्टेनिटी रहती है कि एमसीक्यूज कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे, तो उसका आंसर क्या हो सकता है और मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा सा इस वाले विषय इस वाले में बात करेंगे। ऑल्दो मैं चाह रहा था कि एक बार सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएं, इसके बाद फिर हम ये वीडियो आपके साथ शेयर करें, बट कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दिया था, तो आप हमें ये वाला वीडियो हमारे साथ शेयर कर दें। तो ये वाला वीडियो किन बच्चों को देखना चाहिए डियर, तो बहुत क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो किन बच्चों को देखना चाहिए। पहला, उन बच्चों को जिन्होंने इस बार एग्जाम में जो अपीयर नहीं हुए, मतलब जिनका सितंबर 24 में एग्जाम था ही नहीं, मतलब जिनका जो है वो जैन 25 या इसके बाद के किसी अटेम्प्ट में एग्जाम है, वो देख सकते हैं। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने सितंबर 24 में एग्जाम तो दिया था, सितंबर 24 में एग्जाम तो दिया था, बट सिर्फ एक ग्रुप दिया था और जिनके एग्जाम सब खत्म हो चुके हैं, वो बच्चे इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। किन बच्चों की ये वाला वीडियो नहीं देखना चाहिए, जिन बच्चों के एग्जाम सभी चल रहे हैं, जिन बच्चों के सी इंटर के एग्जाम सभी रनिंग मोड में है, उनको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, उनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। जब आपकी एग्जाम्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। ठीक बात है। चलें तो फिर हम बात करते हैं आपके पेपर का और ओवरऑल आपका मतलब पेपर कैसा था और इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो डियर, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले पेपर के बारे में मेरे फ्यू ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले, पेपर वाज लेंथ, लेवल जो था पेपर का डेट वाज एवरेज, एवरेज टू हार्ड। इजी मैं नहीं बोलूंगा, इजी था, कम से कम इनकम टैक्स का पोर्शन में इजी ना बोल के एवरेज बोल सकता हूँ, बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे थे जो कि अच्छे खासे एडजस्टमेंट्स थे, जो कि सीए फाइनल लेवल के एडजस्टमेंट्स भी एक दो इन्होंने दे दिए थे। सो पेपर, द लेवल ऑफ द पेपर वाज एवरेज टू हार्ड, इट वाज नॉट वेरी टफ और इट वाज नॉट वेरी इजी एट द सेम टाइम। सो द लेवल वाज फ्रॉम एवरेज टू हार्ड। अच्छा, तीसरा जो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, तीसरा ये है, और ये जो है ये इंटरेस्टिंग है कि साहब इंस्टीट्यूट जो है कोशिश कर रहा है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है उसको टच किया जा सके। आपको पता है डियर, 50 मार्क्स का पेपर होता है इनकम टैक्स का। इंस्टीट्यूट के पास भी लिमिटेशन है कि वो कितना कुछ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है और जो मैं पिछले कुछ सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम कह सकते हैं साहब कि अब जो आपके जो पेपर्स आ रहे हैं एग्जाम में, ये बहुत डाइवर्स होते हैं, इसमें बहुत अच्छा खासा सिलेबस ये कवर करते हैं। और जो क्वेश्चंस आज से 4-5 साल पहले अगर आप कोई पास्ट पेपर उठा के देखें, वो 6 मार्क्स के होते थे, अभी अभी सेम क्वेश्चन विद सेम हम कह सकते हैं कंटेंट अभी सिर्फ 4 मार्क्स का देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो है वो नंबर ऑफ मतलब क्वेश्चंस भी आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको जो है अकॉर्डिंगली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए आपको टेस्ट किया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के साथ नहीं, ये हर एक पेपर के साथ तकरीबन तकरीबन ऐसा ही होता है। इनकम टैक्स में अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो आपके पास जो एमसीक्यूज था डेट वाज केस सिनारियो 2, केस सिनारियो 1 वाज फॉर जीएसटी। तो ये जो एमसीक्यू है, जो केस सिनारियो 1 है, दैट एमसीक्यू इज फॉर जीएसटी। तो हम जीएसटी हमारा डोमेन नहीं है, तो हम ये एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी जीएसटी से बिलोंग करता है, एमसीक्यू नंबर 5 भी जीएसटी से बिलोंग करता है। हाँ, जो केस सिनारियो 2 है डेट बिलोंग्स टू इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन है इस वाले पेपर में। सो जो इनकम टैक्स के जो एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं वो दिए गए हैं केस सिनारियो 2, केस सिनारियो 3 और एमसीक्यू नंबर 12 और 13, ये आपके इनकम टैक्स के 15 मार्क्स के। तो फिर स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, so yes, this is the very first MCQ. Miss Prerna is having a residential house property in Nagpur, of which 1/3 is self-occupied and 2/3 is let out for commercial purpose at a monthly rent of ₹12,000। तो यहाँ पे दो बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। पहला, यहाँ पे ना एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, हियर देयर इज अ सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, और इस सिंगल हाउस प्रॉपर्टी का जो 1/3 है ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड और जो 2/3 है वो है लेट आउट। और ये जो लेट आउट है डियर, ये किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है। दिस can be for the commercial purpose as well as the non commercial purpose, मतलब रेसिडेंशियल पर्पस। लेट आउट किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने जो इसको जो किराए पे दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, डेट इज फॉर द कमर्शियल पर्पस, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर एक सेम प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी का अलग अलग पोर्शन अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है, जैसे हमारे केस में 1/3 इस वाली प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सो दिस 1/3 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड दिस 2/3 इज लेट आउट। तो अगर ऐसा होता है
तो हम ना इसे दो सेपरेट प्रॉपर्टीज की तरह से कंसिडर करते हैं। ऑल्दो ये एक सिंगल प्रॉपर्टी है जिसके अलग अलग हम कह सकते हैं कि मतलब पोर्शन को आपने यूज किया है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट या फॉर द पर्पस ऑफ द कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दिस 1/3 पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, दिस 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन इज अ सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी एंड दिस 2/3 लेट आउट पोर्शन इज अ सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी। ऑल्दो प्रॉपर्टी सेम है बट इसे हम दो आइडेंटिकल पर से हम दो अलग यूनिट्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इनके पास एक रेजिडेंशियल हाउस है नागपुर में जिसका 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड और 2/3 इनका है लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस। अच्छा, जो लेट आउट है दैट इज फॉर मंथली रेंट ऑफ ₹12,000। तो ये वाला जो मतलब क्वेश्चन है ये हाउस प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है। तो अगर मंथली रेंट अगर 12,000 रुपए तो इसका मतलब एक्चुअल रेंट जो है वो 12,000 रुपए महीना है। अच्छा अच्छा, फेयर रेंट ध्यान दीजिएगा फॉर लेट आउट पोर्शन ओनली। जो फेयर रेंट है ये सिर्फ लेट आउट पोर्शन के लिए है। फेयर रेंट फॉर लेट आउट पोर्शन ओनली इज वाज 30,000 रुपीज पर मंथ। तो हम चलिए काम करते हैं। जो पोर्शन हमने किराए पे दिया हुआ है, द पोर्शन दैट वी हैव गिवन फॉर रेंट, इसका जो फेयर रेंट है, इसका जो फेयर रेंट है, फेयर रेंट कितना है 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ मतलब 360 एक साल का। अच्छा, आपको पता है डियर, हमें जब भी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू का हायर बट इट शैल बी अप टू द स्टैंडर्ड रेंट। अच्छा, तो फेयर रेंट हमें पता चल गया 360, और ये जो फेयर रेंट है ये पूरे बिल्डिंग का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये फेयर रेंट पूरे बिल्डिंग का होता तो हम सिर्फ 2/3 लेते, मतलब 360 की जगह हम कितना लेते, 240 लेते। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो फेयर रेंट है इट इज फॉर द लेट आउट पोर्शन ओनली। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो 2/3 पोर्शन के लिए जो फेयर रेंट है 360, ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू अगर इसने आगे दी हुई है, म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है। अच्छा, म्यूनिसिपल वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी वाज 240। ध्यान दीजिएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू जो 240 ये पूरी प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू है, और इस पूरी प्रॉपर्टी में 1/3 जो हमने सेल्फ ऑक्यूपाई किया वो भी पोर्शन शामिल है, और जो 2/3 हमने लेट आउट किया ये भी पोर्शन शामिल है। तो जब द म्यूनिसिपल वैल्यू ये जो 2,40,000 रुपए है डियर, ये पूरी प्रॉपर्टी का है, मतलब हमारे लिए जो 2/3 है ये सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा, 160। अच्छा, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 160 हो गया। दोनों का हायर क्या है, 360, बट हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। अगर आप आगे देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा हुआ है, द स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट वाज 3 लाख फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी। मतलब स्टैंडर्ड रेंट जो है पूरी प्रॉपर्टी का 3 लाख रुपए। तो हमने तो साफ सिर्फ और सिर्फ 2/3 वाले प्रॉपर्टी को ही लेट आउट किया है, तो स्टैंडर्ड रेंट जो वाला पोर्शन हमने लेट आउट किया उसके लिए कितना होगा, 2 लाख रुपए। तो जो स्टैंडर्ड रेंट इज ₹2 लाख। अच्छा, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा डेट वुड बी हायर ऑफ फेयर रेंट एज वेल एज द म्यूनिसिपल वैल्यू, दोनों का जो हायर होगा, बट इट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टैंडर्ड रेंट। तो साहब ये जो 3,60,000 रुपए जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन रहा था ये 2 लाख रुपए में आके लिमिट हो जाएगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, अच्छा 2 लाख रुपए, और हमारा एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट इज 12,000 रुपए पर महीने में आपने इसको रेंट में दिया हुआ है। तो 12,000 रुपए पर महीने बोले तो 1,44, पूरे साल का 1,44,000 रुपये बनता है। अच्छा, तो एक्चुअल रेंट इज 144। तो हमारा जो जीवी निकलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू डेट वुड बी 2 लाख रुपए। अच्छा, सो डेट इज द जीएवी। आगे आते हैं, जीएवी में से हमें घटाना पड़ेगा म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर आपने उस प्रीवियस ईयर में पे किया है तो, अगर आपने पे नहीं किया तो माइनस नहीं होगा। आगे आते हैं, देखेंगे। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्सेस वाज 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एंड आर पेड बाय हर ऑन 30 जुलाई 2023। आप इस वाले म्यूनिसिपल टैक्सेस को पे कर सकते हैं अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं तो आप इसे 31 मार्च 2024 तक पे कर सकते हैं। आपने इसे 30 जुलाई 2023 को ही पे कर दिया, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक बात है। तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपल टैक्स बनता है दैट इज 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी कितना बनता है साहब, 240 बनता है। तो इस हिसाब से म्यूनिसिपल टैक्स बनता है 24,000 रुपए। बट हम माइनस कितना कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेट आउट पोर्शन का। लेट आउट पोर्शन 2/3 है, मतलब 24,000 का 2/3 बोले तो 16,000 रुपए। अच्छा, तो जो म्यूनिसिपल टैक्स हम माइनस करेंगे डेट वुड बी 16,000 रुपए। तो इस हिसाब से हमारा आ गया नेट एनुअल वैल्यू कितना, 184। अब आपको पता है डियर, इस नेट एनुअल वैल्यू में से आप दो चीजें माइनस करते हैं, सेक्शन 24A और सेक्शन 24B। सेक्शन 24A में आप प्रोवाइड करते हैं नॉशनल डिडक्शन 30% का स्टैंडर्ड, और 24B में आप प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट। अच्छा, तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 to 8 द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इन्होंने पूछा है इस पूरे हाउस प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू क्या है। तो हमने लेट आउट पोर्शन का
का तो नेट एनुअल वैल्यू निकाल दिया, कितना 184, बट जो पोर्शन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका नेट एनुअल वैल्यू क्या होगा डियर, आपको पता है जो पोर्शन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको एक सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह से ट्रीट किया जाता है, और इसकी जो नेट एनुअल वैल्यू होती है, और इसकी जो नेट एनुअल वैल्यू होती है वो कितनी होती है डियर, नेट एनुअल वैल्यू इज निल, NAV इज इक्वल टू निल, इसकी जो नेट एनुअल वैल्यू होगी डेट वुड बी निल। आई होप इस बात को आप समझ पाए, NAV कितनी हो जाएगी इसकी, निल। अच्छा, तो हमारी इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की NAV कितनी हुई साहब, निल और 1,84,000 रुपए, तो टोटल बना 184। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 6 का आंसर आना चाहिए C। आई होप आपने भी C आंसर किया होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा हुआ साहब, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 शैल बी। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको प्रोवाइड तो होता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस रिजीम में है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मिस प्रेरणा जो है वो यहाँ पे है, शी विशेस टू ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो ऑल्दो ये इंस्टीट्यूट ने साहब गलत लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर दी, मतलब सही से इसको फ्रेम नहीं किया। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ही रहते हैं। आप चाहें तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ठीक बात है, बट हमारे लिए मैटर नहीं करता। मुद्दे वाली बात है कि यहाँ पे मिस प्रेरणा जो है ये 115 BAC रिजिम में रहती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको 115 BAC रिजिम का थोड़ा सा रेलेवेंट पोर्शन पढ़ाना चाहता हूँ। सो दिस इज ये आपकी, अगर आप ये बुक्स हमारी है, बट आपको जरूरत नहीं है, आप जो भी आप मटेरियल फॉलो कर रहे हैं आप देख सकते हैं। सो दिस इज सेक्शन 115 BAC, ये डिफॉल्ट रिजीम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। 115 BAC रिजीम में आपको क्या क्या चीजें नहीं मिलती, आपको साहब सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं मिलता। तो अगर आप 115 BAC रिजीम में हैं, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी, कोई हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको अलाउड नहीं होगा। तो अगर आप इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो आपको 115 BAC रिजीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ऑप्ट आउट करने का तरीका क्या होता है, ऑप्ट आउट करने का तरीका साहब आपको जो है वो सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 ने प्रोवाइड किया है, और ऑप्ट आउट करने के लिए आप अपना ITR फाइल करें विद इन द टाइम गिवन अंडर सेक्शन 139(1), और साथ में आप अपना ITR फाइल करें और एक फॉर्म आता है फॉर्म नंबर 10 IE, इसको साथ में लगा दें और बोलें कि मैं जो हूँ 115 BAC रिजीम से हटके नॉर्मल प्रोविजंस या ऑप्शनल प्रोविजंस के तहत गवर्न होना चाहता हूँ, यू विल गेट ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 BAC। बट जब तक आप अपना ITR 139(1) के हिसाब से फाइल नहीं करते और आप ऑप्ट आउट करने के लिए अप्लाई नहीं करते, आप 115 BAC से गवर्न होंगे। और जब तक आप 115 BAC से गवर्न हो रहे हैं, आपको सेक्शन 24B में इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी अलाउड नहीं होगा। तो सब पहली तो कंडीशन ये है कि 115 BAC में अगर आप हैं तो आपको इन हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा। दूसरा जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ वो है विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस। अगर आप 115 BAC रिजीम से गवर्न हो रहे हैं, मतलब अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हैं, तो आप हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेक्शन 71B के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं 2 लाख रुपए तक, बट ये कब पॉसिबल है, जब आप 115 BAC रिजीम से ऑप्ट आउट करते हैं। बट अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हैं, अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हैं, तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है साहब? अच्छा, मुद्दे वाली बात क्या है, ये 2 बातें मुझे आपके साथ करनी थी जो मैंने कर ली। इन्होंने पूछा है कि आपको कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब आपको सेक्शन 24B में कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा। तो आप चलें फिर इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो शी टुक अ लोन ऑफ 45 लाख, इन्होंने ना मिस प्रेरणा ने 45 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। She took a loan of rupees 45 लाख for the construction of this house from a scheduled bank on 1/4/2021। इन्होंने 1/4/2021 को किसी शेड्यूल्ड बैंक से 45 लाख रुपए का लोन लिया था इस वाले प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए। चलिए, अच्छी बात है। आगे क्या हुआ, She repaid the entire loan along with interest on 3/6/2023। इन्होंने साहब पूरा लोन रिपे कर दिया इंटरेस्ट के साथ, कब, 30/6/2023 को, ठीक है। अच्छा, The interest rate for this loan was 10% per annum. The construction was completed on 30 जून 2022। अच्छा, तो अब मुद्दे वाली बात क्या है, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी आप हाउसिंग लोन लेते हैं, ऑल्दो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस वाले MCQ से थोड़ा सा हटा रहा हूँ, बट मुद्दे वाली बात क्या है, जब भी आप हाउसिंग लोन लेते हैं
तो जब भी आप हाउसिंग लोन लेते हैं डियर, तो यहाँ पे ना दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रिंसिपल का रीपेमेंट और एक होता है इंटरेस्ट का पेमेंट। इंटरेस्ट का पेमेंट, तो जब आप प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हैं तो आप जो रीपेमेंट करते हैं आप उसे एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, बट एक बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी। और जब आप इंटरेस्ट को पे करते हैं डियर, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24B में, इसके अलावा सेक्शन 80EE में, और इसके अलावा सेक्शन 80EEA में, सेक्शन 80EEA में, जहां तक मुझे मेमोरी मेरी सर्व करती है। तो अगर आप प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हैं, अगर आप हाउसिंग लोन में, फिर से अगर आप हाउसिंग लोन में प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हैं, अगर आप हाउसिंग लोन में प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हैं, तो उस प्रिंसिपल का जब आप रीपेमेंट करेंगे उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एटीसी में, और जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उसे आप क्लेम कर सकते हैं 24B में, 80EE में और 80EA में। ठीक बात है। अच्छा, पर एटीसी कब अलाउड है? जब आप 115 बीएसई रिजीम से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरीके से 80EE और 80EE कब अलाउड है? जब आप 115 बीएसई रिजीम से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप 115 बीएसई रिजीम में रहते हैं तो ना तो आपको एटीसी मिलेगा, ना आपको 80EE मिलेगा, ना आपको 80EA मिलेगा। ठीक बात है। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब मुद्दे वाली बात क्या है, आपने यहाँ पे लोन लिया 45 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, और जो कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट हो गई 30 जून 2022 को, बट लोन का रीपेमेंट कब किया है आपने? 30 जून 2023 को। ध्यान दीजिएगा डियर, जहां तक इस लोन का सवाल है, तो 45 लाख रुपए का जो लोन आपने लिया है, ये तो आपने पूरी प्रॉपर्टी के लिए लिया है, बट इस प्रॉपर्टी का जो 1/3 पोर्शन है डेट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, और जो 2/3 पोर्शन है वो आपका लेट आउट है। तो अकॉर्डिंगली जो आपको इंटरेस्ट का अलाउंस मिलेगा या जो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेट आउट पोर्शन के लिए मिलेगा, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का जो इंटरेस्ट है 115 बीएसई उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन मना कर देता है। फिर से ध्यान से देखेंगे 115। हाँ, यहाँ ना थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करा रहा हूँ डियर, क्योंकि हमारा ना टारगेट वो बच्चे भी हैं जो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में अपना एग्जाम देने वाले हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया वेल एंड गुड, बट जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो अगर आप 115 बीएसई रिजीम में है साहब, तो अगर आपका जो इंटरेस्ट है लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड ही नहीं है। ठीक बात है। तो अगर आप 1/3 जो पोर्शन हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका जो इंटरेस्ट है डेट इज नॉट अलाउड, ये इंटरेस्ट आपको अलाउड ही नहीं है। और जो लेट आउट पोर्शन है इसका इंटरेस्ट आपको अलाउड है, और किसी भी एक्सटेंट तक अलाउड है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और इंटरेस्ट यहाँ पे दो तरीके का इंटरेस्ट हो सकता है। कौन कौन सा? एक हो सकता है करंट पीरियड का इंटरेस्ट, और दूसरा हो सकता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। ठीक बात है। तो अगर आप देखेंगे डियर, तो जो प्रॉपर्टी है, ये जो कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ, ये हुआ 30 जून 2023 को, सॉरी 30 जून 2022 को। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो पीरियड होता है जब से आपने लोन लिया, जब आपने लोन लिया और जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसके पहले वाले पीरियड तक। तो आपने लोन कब लिया? 1/4/2021 को। तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से शुरू होगा? 1/4/21 से कहां तक जाएगा? चूंकि 30 जून 22 को कंप्लीट हो गया, तो 31 मार्च 2022 तक जो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा, 31/3/2022। तो इफेक्टिवली 1 साल का जो पीरियड है डेट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इस वाले पीरियड का इंटरेस्ट कितना बना सर? 45 लाख इंटू 10% बोले तो 4,50,000। तो ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है 4,50,000 रुपए, ध्यान दीजिए, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है 4,50,000 रुपए, इसमें से लेट आउट पोर्शन का इंटरेस्ट कितना है सर? 2/3। तो 4,50,000 का 2/3 कितना बना? 3 लाख रुपए। तो प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड का इंटरेस्ट हुआ 3 लाख रुपए, क्योंकि 2/3 ही तो लेट आउट है ना। और इस 3 लाख का भी आपको 1/5 अलाउड होगा, मतलब 60,000 रुपए। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आपको प्रीवियस ईयर 23-24 में जो इंटरेस्ट अलाउड होगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, ये 60,000 रुपए अलाउड होगा। और जो करंट पीरियड है डियर, करंट पीरियड का इंटरेस्ट कहां से कहां तक बनता है? 1/4/2023 से शुरू होके 30/6/2023। सर क्यों? क्योंकि 30/6/2023 को आपने पूरा लोन रीपे कर दिया, इसका मतलब 30/6/2023 के बाद इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं बनता। तो आपका ये वाला पीरियड कौन सा बनता है? 1/4/23 से लेके 30/6/23 बोले तो 4, 5, 6 3 महीने। अच्छा, 450 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बनता है 1/12/500 बनता है शायद। और इसका लेट आउट पोर्शन कितना है? 2/3, मतलब 75,000 रुपए। तो आपका जो करंट पीरियड का इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 75,000 रुपए, और जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बनता है ये बनता है 60,000। तो जो आपको टोटल इंटरेस्ट जो अलाउड होगा वो होगा 1/35।
और जो आपका पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है डियर, उसका इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा। सर अगर लेट्स ये सेल अगर 115 बीएससी रिजीम नहीं होता, ऑप्शनल रिजीम होता, तो उस केस में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए भी अलाउड हो जाता है अंडर सेक्शन 24B। ठीक बात है। अच्छा, तो इस वाले केस में हमारा आंसर बनता है 1.35। तो डिडक्शन आपको जो अलाउड होगा इंटरेस्ट लोन के नाम का वो होगा 1.35। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया ए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट है टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा, जहां तक टोटल इनकम का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इनके ना यहाँ पे ना 2 तरह की इनकम आ रही है। कौन कौन सी? एक तो है साहब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, और दूसरा है कुछ और भी चीजें यहाँ पे मेंशन है, देखेंगे। शी अर्न्स अदर इनकम ऑफ 2 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अदर इनकम यहाँ पे हो गई 2 लाख रुपए, अदर इनकम हो गई 2 लाख रुपए। और हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पोर्शन? लेट आउट, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी तो कोई इनकम है नहीं। यहाँ पे जो जीएवी आया है, जीएवी क्यों, हमने जो यहाँ पे एनएवी निकाल दिया ना, एनएवी कितना था हाउस प्रॉपर्टी का? सर एनएवी आया था, अच्छा 184, तो एनएवी कितना था? 184। हाउस प्रॉपर्टी जो हमने लेट आउट किया है, इसका जो एनएवी आया है 184, इसमें से माइनस करेंगे 24A 30% नॉशनल, तो 184 का 34% कितना बनता है साहब? 52,200। फिर इसमें से माइनस करेंगे 24B, 24B कितना बना? 1.35 इंटरेस्ट। बट सर आप तो बोल रहे थे कि 115 बीएससी में इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। डियर 115 बीएससी रिजीम में इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, बट किस पोर्शन के लिए या कौन से हाउस का अलाउड नहीं होता है? जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हम जो इंटरेस्ट यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं दैट इज फॉर द लेट आउट पोर्शन। हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा। तो चलें फिर मेरे साथ साथ देखेंगे 1.35, तो 184 माइनस 55,200 माइनस 1.35, तो यहाँ पे तो साहब लॉस बन गया 6,200 का। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा डियर, मेरी जो टोटल इनकम की जो कॉम्प्यूटेशन है मिस प्रेरणा की, वो अदर इनकम है 2 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है 6,200। ध्यान दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस बाकी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ हो सकता है 2 लाख रुपए तक, बट तब हो सकता है जब आप 115 बीएससी रिजीम से बाहर हों। क्यों? क्योंकि साहब 115 बीएससी रिजीम में, 115 बीएससी रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वो किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो सर फिर ये 6,200 के लॉस का क्या होगा? ये कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल, अगले साल के लेट आउट हाउस के मतलब अगले साल के लेट आउट पोर्शन की इनकम से आप इस 6,200 के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, बाकी इसका कुछ नहीं होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,200 का जो लॉस है ये आपको प्रीवियस ईयर 23-24 में कम से कम अलाउड नहीं होगा। तो आपकी जो इनकम बनती है डेट वुड बी 2 लाख रुपए। सो आई होप मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया होगा। कंप्यूट द टोटल इनकम, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ गया डेट इज 2 लाख रुपए। चलें फिर जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अच्छा, केस सिनारियो 3 इज ऑल्सो अबाउट इनकम टैक्स। तो मेरे साथ साथ देखेंगे मिस्टर देसाई एज 52 ईयर्स इज एन इंडियन रेसिडेंट। अच्छा, तो अगर साहब सिर्फ और सिर्फ वर्ड रेसिडेंट मेंशन्ड हो, यहाँ पे अब कंफ्यूजन आती है कि हम इसे ROR माने या NOR माने। अगर क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ROR मानेंगे, ठीक है। He gives the following information relating to previous year 23-24 प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट इन दुबई। और हाँ, अगर ये ROR है तो इनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी, और ग्लोबल लॉस भी जो है आप उसको इंडिया की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक बात है। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस कैरिड आउट इन दुबई कंट्रोल्ड फ्रॉम दुबई। बट सर ये तो आप बिजनेस को दुबई से कंट्रोल कर रहे हैं। डियर, अगर मिस्टर देसाई NOR होते तो दुबई से कंट्रोल्ड बिजनेस का प्रॉफिट, दुबई से कंट्रोल्ड बिजनेस का प्रॉफिट जो कि दुबई के बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता। फिर से, अगर मिस्टर देसाई NOR होते नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होते, तो दुबई से कंट्रोल्ड बिजनेस का प्रॉफिट, दुबई से कंट्रोल्ड बिजनेस का प्रॉफिट जो दुबई के बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता। बट यहाँ पे मिस्टर देसाई जो हैं वो ROR हैं, इसलिए इनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी। तो जो दुबई में ये बिजनेस कर रहे हैं, भले ही इस बिजनेस का प्रॉफिट दुबई में आया है और ये दुबई के बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया, स्टिल ये इंडिया में लायबल टू टैक्स हो जाएगा, बिकॉज फॉर एन ROR his global income is liable to be taxed in India whether such income has been received in India or not during that previous year। ठीक बात है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, मिस्टर देसाई की PGBP इनकम बन गई कितनी? 1310। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लॉस फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली 450। तो यहाँ पे PGBP में एक बिजनेस का लॉस है 450। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि कौन से रिजीम में है।
एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कौन से रिजीम में है। मेरे पास ना पेपर का हार्ड कॉपी भी पड़ा हुआ है, तो पढ़ाने में थोड़ा मतलब आंसर में थोड़ा सा ईजी रहता है करने को। चले तो अच्छा, लिखा हुआ ही ऑप्ट्स टू बी गवर्न बाय द डिफॉल्ट प्रोविजन ऑफ टैक्स, मतलब ये 115 बीएससी रिजीम से गवर्नड है। तो अगर आप 115 बीएससी रिजीम से भी गवर्नड है तो भी पीजीबीपी हेड के लॉस को आप किसी भी हेड ऑफ इनकम से एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, एक्सेप्ट सैलरी, पीजीबीपी हेड का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता। तो आपकी जो पीजीबीपी की जो इनकम बनी है डेट इज 1310 माइनस 450, बोले तो 860। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ही हैज प्लेड सम ऑनलाइन गेम्स ऑन अ पर्टिकुलर इंडियन वेबसाइट game.com। game.com इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मेंस शर्ट। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर Desai won 6 such shirts. Acha, the cost to manufacture such shirts by Game is 3,000 per piece, and it sells these shirts for 10,000 per piece excluding GST. However, to play such game, Mr. Desai had deposited a sum of 50,000 with the website as a refundable deposit. अब ये अच्छा पॉइंट है डियर, और आपको पता है डियर आपके ना इंटर के सिलेबस में ऑनलाइन गेम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ पेज नंबर 26, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रीड कराना चाहता हूँ। देखेंगे साहब टैक्सेशन ऑफ, और आपको पता है डियर अगर आप ऑनलाइन गेम से कोई भी पैसा कमाते हैं तो आपके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई करता है डेट इज सेक्शन 115 BBJ, मतलब 115 BBJ आपके ऊपर अप्लाई करता है। रीड विद रूल 133। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, देखेंगे where the total income of an assessee includes any income by the way of winning from any online games, winning from any online games, तो इस पे आपको 30% के रेट पे टैक्स देना पड़ता है। बट सवाल बनता है सर हम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट द विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। इसके लिए हमें रूल 133 को रेफर करना पड़ता है, और रूल 133 कहता है जो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम आएगा ये इस फॉर्मूले से आएगा। कौन सा फॉर्मूला है, मतलब दिस इज द गिवन टेबल। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ऐड कर दो क्लोजिंग बैलेंस, लेस कर दे ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे घटा दे मीन्स लेस कर दें क्या, aggregate of non-taxable deposits made in the user account by the SSC during the financial year। तो ये सारी बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई, मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमें यहाँ पे देखना है जो यहाँ पे मिस्टर देसाई जो हैं इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन गेम खेला, और ऑनलाइन गेम खेल के इनको ना 6 शर्ट्स मिली हैं, जो कि ये जो शर्ट्स जो हैं ये game.com मैन्युफैक्चर करता है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये 3,000 रुपये है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन गेम खेला और इस ऑनलाइन गेम से इनको विनिंग मिली है, बट ये जो विनिंग है साहब दैट विनिंग इज इन काइंड नॉट इन कैश। तो आपको ना इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडलाइंस आपके सिलेबस में डाल दी थी, और उस गाइडलाइन में एक गाइडलाइन ये है कि अगर कोई विनिंग आपकी काइंड में है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाउ वुड द वैल्यूएशन ऑफ विनिंग इन काइंड बी रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। अगर कोई विनिंग आपकी काइंड में तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अगर आपकी कोई विनिंग इन काइंड है तो उसका आप फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, बट अगर जो आपका विनिंग इन काइंड है, जो आपको वो विनिंग इन काइंड प्रोवाइड कर रहा है, मतलब game.com अगर वो खुद ही उसे बनाता है, मतलब द ऑनलाइन गेम इंटरमीडियरी मीन्स game.com मैन्युफैक्चर्स सच आइटम्स गिवन एज विनिंग। तो यहाँ पे game.com ने आपको शर्ट्स जो है जो game.com खुद बनाता है वो आपको शर्ट्स जो है वो विनिंग के नाम का दे दिया कि साहब हमने ये शर्ट बनाया, 6 शर्ट आप ले लो, आप जीत गए, क्योंकि आपने हमारे पोर्टल पे गेम खेला था, ये 6 शर्ट्स हैं ये आप ले लो। ठीक बात है। तो उस केस में इस शर्ट का वैल्यूएशन कैसे होगा। In such case, the price that it charges to its customers for such item shall be the value of such winning। मुद्दे वाली बात क्या है कि game.com यहाँ पे जो शर्ट्स बनाता है, ध्यान दीजिएगा पेपर में क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, game.com को जो शर्ट की जो कॉस्ट आती है वो 3,000 रुपये है, बट ये शर्ट को 10,000 रुपये में सेल करता है। और गाइडलाइंस के हिसाब से अगर मैन्युफैक्चरर खुद से वो शर्ट्स बनाता है, जो आइटम जो उसने विनिंग में दिया वो खुद बनाता है, उस केस में जो वैल्यू होगी वो प्राइस होगी जो आप कस्टमर से चार्ज करते हैं। मतलब 3,000 रुपये नहीं, 3,000 तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कस्टमर से हम कितना लेते हैं 10,000 रुपये। तो यहाँ पे जो विनिंग की जो वैल्यू आएगी डेट वुड बी 10,000 रुपीज पर शर्ट, मतलब 60,000 रुपये टोटल का। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हम इजीली इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरी जो नेट विनिंग आती है, नेट विनिंग कितनी आती है 60,000 रुपये। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट साहब यहाँ पे ना ये जो पॉइंट है इंस्टीट्यूट ने दे दिया, बट इंस्टीट्यूट को ये पॉइंट देना नहीं चाहिए था। इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की जा सकती हैं। ये बेसिकली सीए फाइनल लेवल का पॉइंट है जो उन्होंने इंटर में दे दिया।
अगर आप देखेंगे तो इसको डिटेल में समझाने के लिए इस वाले पॉइंट में बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि यहाँ पे समझाई जा सकती हैं या आपको बताई जा सकती हैं, बट हम आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर रहे। ये पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे दो तरीके से बनाया जा सकता है नेट विनिंग के कैलकुलेशन के लिए, बट हम यहाँ पे इस पर फिलहाल नहीं जा रहे हैं। चलें फिर छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे जो विनिंग आपकी आती है नेट विनिंग, वो कितनी आती है, 60,000 रुपये। अच्छा, और आपकी जो ऑनलाइन गेम है दैट इज द इनकम, दैट इज बेसिकली द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मीन्स अ काइंड ऑफ कैजुअल इनकम। तो ये जो 60,000 रुपये आपकी कैजुअल इनकम है। तो आपकी पीजीबीपी की इनकम थी 860 और 60,000 रुपये आपकी कैजुअल इनकम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। ऑन 23 मई 2023 ही गिफ्टेड लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी। अच्छा, 23 मई 2023 को उन्होंने गिफ्ट किया है ऐसे इक्विटी शेयर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, बट किसको गिफ्ट किया है, टू हिज सन्स डॉटर। अच्छा, मिस शनिया, अच्छा शनाया शनाया। These shares were purchased by him on 1/4/2020 for 65,000 रुपए। The market value as on the date of transfer was 1,00,000 रुपए। शनाया sold these shares for a consideration of 50,000 on 31/3/2024। तो शनाया ने इन वाले शेयर्स को 31/3/2024 को 50,000 रुपए में सेल कर दिया। तो साहब अब मुद्दे वाली बात है, ये जो कैप गेन है, दिस कैप गेन, ये किसके हैंड में टैक्सेबल होगा। अगर आप ये शेयर्स को गिफ्ट करते हैं, यहाँ पे आप जो आप गिफ्ट कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं, अगर आप इन शेयर्स को गिफ्ट करते, अगर मिस्टर देसाई इन शेयर्स को गिफ्ट करते अपने सन को, अपने माइनर सन को या अपने माइनर डॉटर को या अपने वाइफ को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, तो ये जो 50,000 का जो कैप गेन है ये मिस्टर देसाई के हैंड में टैक्सेबल हो जाता है। बट यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 64 एप्लीकेबल नहीं होगा इन द हैंड ऑफ मिस्टर देसाई। रीजन क्या है कि आपने जो शेयर्स जो गिफ्ट किया है वो आपने किसको गिफ्ट किया है, अपने सन के डॉटर को। अगर आप अपने सन की वाइफ को इसे गिफ्ट कर देते तो क्लबिंग हो जाती है, बट सन के डॉटर को गिफ्ट किया इसलिए क्लबिंग नहीं होगी। डियर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम में टेस्ट करता है कि आपको कितना याद है और आप उसमें एग्जाम के समय में आप क्या सही से इसे इंटरप्रेट कर पाते हैं या नहीं। तो साहब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सब कुछ पता होने के बाद भी आप थोड़ा सा यहाँ पे हम हो सकता है गलती कर जाएं। हम इसे क्लब इस वजह से कर दें कि हम यहाँ पे इसे क्या पढ़ लें कि ये जो शेयर्स गिफ्ट किए गए ये सन की वाइफ को गिफ्ट किए गए हैं, मीन्स डॉटर इन लॉ को गिफ्ट किए गए हैं, बट यहाँ पे जो शेयर्स गिफ्ट किए गए ये सन के डॉटर को गिफ्ट किए गए, इसलिए क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी। आई होप आपको ये बात समझ में। अच्छा, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो कैप गेन है, हाँ तो फिर सर ये कैप गेन किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब डॉटर जो हैं, अगर ये माइनर डॉटर हैं, तो ये जो है मिस्टर देसाई के सन के हैंड में क्लब हो जाएगा। इफ डॉटर वॉज माइनर, अगर जो मतलब शनाया जी जो है अगर वो माइनर है तो ये मिस्टर देसाई के सन के हैंड में क्लब हो जाएगा 50,000 रुपए। मिस्टर देसाई के हैंड में क्लबिंग नहीं होगी। अच्छा, आगे आते हैं। ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 25 लाख रुपए फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। डेर, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए लोन लेते हैं तो सेक्शन 80 EEB उसको वो आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड जो लोन है वो आपने लिया है 1/4/2019 से लेके 31/3/2023 के बीच में। ये लोन आपने लिया है 1/4/2022 को फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक, अच्छी बात है, और आपने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता। बट कब मिलता है, जब आप 115 BSE रिजिम से बाहर जाते, बट यहाँ पे आप 115 BSE रिजिम में। चलें फिर मुद्दे वाली बात क्या, क्वेश्चन में आते हैं। देखेंगे व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर देसाई फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। टोटल इनकम बनती है साहब 8,60,000 रुपए और 60,000 रुपए, 9,20,000 रुपए बनती है, और तो कुछ है नहीं। क्लबिंग होगी नहीं, डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, तो 9,20 बनता है शायद। उसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए फिर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शंस अवेलेबल टू हिम अंडर चैप्टर 6 से। क्योंकि आप तो साहब 115 BSE रिजीम में, तो आपको तो कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 115 BSE रिजीम में जो आपको डिडक्शन मिलता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। 115 BSE रिजीम में आपको सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं, आपको मिलता है 80 CCD2, आपको मिलता है 80 CCH2 और आपको मिलता है 80 JJA। इसके अलावा 115 BSE रिजीम में 80C से 80U का और कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंटरेस्ट है साहब, इसका डिडक्शन जो ये कवर होता है आपके सेक्शन 115 सेक्शन 80 EEB में, ठीक बात है। अच्छा,
तो देखेंगे ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजिम। नहीं डियर, अगर आप यहाँ पे 115 बीएसी रिजिम से बाहर निकल जाएं तो आप 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन 80 ईईबी में क्लेम कर सकते हैं ऑन द इंटरेस्ट पेड फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप ये नहीं बोल सकते कि किसी भी रिजिम में अगर ये रहते हैं तो इनको डिडक्शन नहीं मिलता। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, he shall be eligible for deduction of 1.5 लाख in respect of interest irrespective of the tax regime। नहीं, 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट अवेलेबल तो है बट सिर्फ और सिर्फ 115 बीएसी रिजीम से बाहर निकलने पे, मींस ऑप्शनल रिजीम पे है। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजीम इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है साहब, ये स्टेटमेंट भी गलत है। He shall be eligible for deduction of 1.5 लाख in respect of interest on the loan। अच्छा, only if he opts out of default tax regime। बिल्कुल सही बात है, 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा बट कब मिलेगा, जब आप 115 बीएसी रिजीम से बाहर जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, what is the requirement of deduction of tax at source by Game Limited in respect of such winning by Mr. देसाई। तो डियर 115BBJ जो ऑनलाइन गेमिंग से जो आप इनकम अर्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा उस पे ना जो गेमिंग कंपनी या जो गेमिंग इंटरमीडियरी है उसको टीडीएस करना पड़ता है। तो मैं अब इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं बट हमारे लिए फिलहाल रेलेवेंट नहीं है। तो आपके लिए जो प्रोविजन है डेट इज 194B है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये प्रोविजन पढ़ाना चाहता हूँ। देखेंगे, any person responsible for paying to any person any income by the way of winning from any online game during the previous year shall deduct income tax on the net winning in his user account एट द रेट ऑफ 30%। तो साहब जो भी नेट विनिंग है उसका 30% पे आपको टीडीएस करना है, ठीक बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कंप्यूट किया था नेट विनिंग कितना सर, 6 शर्ट्स मिली थी, 10,000 रुपये एक शर्ट का मार्केट प्राइस था 60,000 रुपये। तो यहाँ पे 194BA के हिसाब से गेम लिमिटेड को 60,000 रुपये पे 30% का टीडीएस करना पड़ेगा, बोले तो 18,000 रुपये। अच्छा, game.com need not deduct tax। अच्छा, game.com need to deduct tax at source amounting to rupees 18,000 रुपीज। तो सर क्या कोई थ्रेशोल्ड वगैरह नहीं है कि अगर इस वाले से ज़्यादा विनिंग रहेगी तो ही आपको वो टीडीएस करना है? डियर फिलहाल तो ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, जो भी आपको टीडीएस करना है वो आपको करना है। बट हाँ, अगर 100 रुपीज़ से कम की अगर विनिंग्स अगर विड्रॉ की जा रही हैं उस केस में कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमारे लिए फिलहाल रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 12 इज आल्सो फॉर इनकम टैक्स। ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 मिसेस कालिया, अच्छा मिसेस कालिया एज 65 ईयर्स रिसीव्ड 10,50,000 एज फैमिली पेंशन। अच्छा, she had to spend 26,000 to get such income towards documentation and processing charges. She does not have any other income. Assuming she opts for default tax regime, what would be the tax and the total income chargeable? डियर आपको पता है जो आपकी फैमिली पेंशन होती है वो फैमिली मेंबर्स के हैंड में लायबल टू टैक्स होती है अंडर द हेड अदर सोर्सेज एज पर सेक्शन 56। बट सेक्शन 57 बोलता है कि फैमिली पेंशन में आपको डिडक्शन मिलेगा कितना, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। और ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी है और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में भी। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा दूं, फैमिली पेंशन के लिए जो डिडक्शन है ये साहब पहले डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलता था बट अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी आपको फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है। किसी जमाने में मतलब आज फाइनेंस अच्छा प्रीवियस ईयर 23-24 के पहले प्रीवियस ईयर 22-23 में फैमिली पेंशन का डिडक्शन 115 बीएसी रिजीम में नहीं मिलता था। तो इसलिए इंस्टीट्यूट को लगाओ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है। बट अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी हैं तो भी आपको फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिल जाएगा। कितना? 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। तो सर 1/3 तो यहाँ पे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10,50,000 का 1/3 करीबन 3.5 लाख रुपए बन जाएगा। तो 15,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसका मतलब 10,50,000 में से 15,000 रुपए घटा दें, 10.35 इज द करेक्ट ऑप्शन। बट सर आपने तो 26,000 रुपए खर्च किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम जो आपको डिडक्शन मिलेगा डेट वुड बी 15,000 इन दिस केस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सुंदरम owns 2 residential house property in Chennai, one of which is used by him and his family for the residential purpose। अच्छा, तो ये 2 घर है इनके पास, एक ये रेजिडेंस के लिए यूज करते हैं। Both of the houses are exactly identical and their expected rent municipal value are also same। कहते हैं साहब दोनों घर बिल्कुल आइडेंटिकल है और दोनों की म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह सब कुछ सेम है।
ही लेट द अदर हाउस फॉर अ रेंट ऑफ 1,15 पर मंथ। अच्छा, ही टुक 2 सिमिलर लोन्स फॉर द परचेज ऑफ दीज हाउसेस ऑन 1/4/2022। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दीज हाउसेस इज 30 लाख ईच। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 he paid 4 lakh as interest for each of the houses. He does not have any other income or investment. He does not file his ITR. What would be the total income chargeable to tax? मुद्दे वाली बात क्या है, थोड़ा सा मेरे साथ साथ देखेंगे। इनके दो घर, तो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस। जो फर्स्ट हाउस है हम कह सकते हैं साहब दिस इज लेट, चलें दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। फर्स्ट हाउस को माने सेल्फ ऑक्यूपाइड है। फर्स्ट हाउस क्या है आपका, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और दूसरा हाउस है आपका लेट आउट। हाँ, आप इसको अपोजिट भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों हाउस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसके सारे के सारे पैरामीटर सेम है। अच्छा, तो जो आपका हाउस जो आपने किराए पे दिया हुआ है, इसका जो आप रेंट अर्न कर रहे हैं डेट इज 1,15,000 पर मंथ। अब मैं यहाँ पे इसी रेंट को एक्चुअल रेंट या फिर मैं इसको जीएवी के लिए कंसिडर कर लूंगा क्योंकि मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपकी जो जीएवी बनती है वो बनती है हाँ कितनी, 13,80,000 रुपये। और यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो ये मेरी बन गई नेट एनुअल वैल्यू भी मेरी सेम ही है। अच्छा, नेट एनुअल वैल्यू इज ऑल्सो सेम। इसमें से मैं 30% का नॉशनल डिडक्शन माइनस कर देता हूँ, ये कितना बनता है 414, और मैं इसमें से माइनस करता हूँ इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो है साहब वो है इन्होंने इंटरेस्ट पे किया 4 लाख रुपए फॉर ईच हाउस। तो अगर आपकी जो प्रॉपर्टी लेट आउट है उस पर इंटरेस्ट आपको अलाउड है टू एनी एक्सटेंट, तो 4 लाख रुपए। तो सेकंड हाउस से जो आपकी जो इनकम बनती है डेट इज 566। अच्छा, जहां तक सवाल है फर्स्ट हाउस का, तो फर्स्ट हाउस की तो साहब जीएवी है, एनएवी है निल। नॉशनल आपको 24A में डिडक्शन मिलेगा नहीं। सवाल बनता है 24B का, क्या 24B का डिडक्शन मिलेगा? 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपने पहले हाउस के लिए भी पे किया, बट क्या आपको 24B का डिडक्शन मिलेगा? ये डिपेंड करता है कि आप किस रिजीम में हैं। अगर आप 115 बीएसी रिजीम में हैं तब तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप 115 बीएसी रिजीम में हैं तो आपको 0 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा 24B में फॉर हाउस 1 विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आप 115 बीसी रीजन से बाहर निकल जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम। बट सर हमने तो 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। 115 बीसी रीजन से बाहर निकल के भी सेक्शन 24B के हिसाब से आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, बट हमें ये नहीं पता कि ये कौन से रिजीम में है, ये 115 बीएसी रिजीम में या इसी रिजीम से निकल गए। तो हमें इसकी जानकारी साहब पूरे एमसीक्यू में कहीं भी एज सच डायरेक्टली नहीं दी गई। अब मुद्दे वाली बात है, हमें समझना पड़ेगा। 115 बीएसी रिजीम बाय डिफॉल्ट अप्लाई करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपलसरी रिजीम है। इसे आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऑप्ट आउट करने का मैकेनिज्म क्या है? आईटीआर फाइल कर दे 139(1) के टाइम लिमिट के हिसाब से और ऑप्ट आउट करने वाला फॉर्म भर दें। तो इसके लिए तो अगर आप 115 बीएसी रिजीम से बाहर निकलना चाहते हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस रिजीम, मींस टू ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 बीएसी रिजीम। और ये ऑप्ट आउट करने के लिए जरूरी है आईटीआर फाइल करना और ऑप्ट आउट वाले फॉर्म को फाइल करना, आईटीआर भरना और ऑप्ट आउट वाले फॉर्म को के साथ उसको लगा देना। बट यहाँ पे इन्होंने अपना आईटीआर फाइल ही नहीं किया 139(1) के हिसाब से। तो चूंकि आपने अपना आईटीआर फाइल ही नहीं किया 139(1) के हिसाब से, तो इसका मतलब आपने ऑप्ट आउट नहीं किया। अब आपका जो भी आपका जो मैकेनिज्म होगा या जो भी आप एसएससी माने जाएंगे वो आप 115 बीएसी रिजीम वाले माने जाएंगे, क्योंकि आपने ऑप्ट आउट करने का मौका गंवा दिया। तो अगर आप इनके टैक्स एडवाइजर होते तो आप इनको क्या सलाह देते कि साहब आप 115 बीएसी रिजीम से बाहर निकल जाएं ताकि 2 लाख का आपको डिडक्शन इंटरेस्ट का सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी मिल जाए। बट ऐसा इन्होंने नहीं किया, तो ये भी निल हो जाएगा। तो इनके लिए यहाँ पे जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है इसकी इनकम निल हो गई और लेट आउट की इनकम बन गई 566। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो 4 डियर जीएसटी का और 15-16 जो एमसीक्यू 15 और एमसीक्यू 16 दैट इज आल्सो फॉर जीएसटी। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की तरफ। आई होप आपको एमसीक्यूज का जो पोर्शन है वो समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। चलें मेरे साथ साथ देखेंगे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में मिस्टर रमन। अच्छा, और डेट इज मतलब इसमें कुछ अच्छे मतलब क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो मेरे साथ साथ देखेंगे पार्ट 2। मिस्टर रमन, a resident individual of 62 years is engaged in the business of manufacturing and sale of spare parts for motorbike as a proprietor। अच्छा, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे साहब, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 बाय मिस्टर रमन अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम, और आपको बताना है विच ऑप्शन इज एडवांटेजेस। तो सर तो डियर इस वाले क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर करने के लिए जरूरी है कि आपके पास डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम और ऑप्शनल टैक्सेशन मतलब रिजीम का
कॉम्पैरेटिवली आपको उसका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो और दोनों के बीच में जो भी मतलब डिफरेंस है उसकी भी आपको ठीक ठाक जानकारी हो। तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम भी देखना और साथ में ऑप्शनल भी, तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो देखेंगे इन्होंने यहाँ पे ये एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर बाइक एज अ प्रोपराइटर। तो यहाँ पे ऐसा प्रोपराइटर ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करते हैं स्पेयर पार्ट्स ऑफ मोटर बाइक। ही प्रिपेयर्स हिज अकाउंट ऑन मर्केंटाइल बेसिस। चलें, दिस बिजनेस इज कैरिड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, दिस बिजनेस इज कैरिड ऑन आउट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ 2 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम, द WDV ऑफ विच इज 8 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2023। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। This business is carried on in the ground floor of 2-storied commercial building owned by him, the WDV of which is 8 लाख as on 1 अप्रैल 2023। मेरी बात पड़ी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो हाउस प्रॉपर्टी होती है या जो प्रॉपर्टी या जो बिल्डिंग होती है जिसमें आप अपना बिजनेस वगैरह कैरी करते हैं, उसके लिए एज एन एसएससी आपको क्या क्या डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स एक्ट में। जो प्रॉपर्टी होती है, जो बिल्डिंग होती है जिसपे आप अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, उसके लिए एज एन एसएससी आपको क्या क्या डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स एक्ट में। आपको सेक्शन 32 में उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अलाउड होता है एट द रेट ऑफ 10% बिकॉज द बिल्डिंग इज कमर्शियल। अच्छा, सेक्शन 30 में आपको उस बिल्डिंग का रेंट अलाउड होता है अगर आप उस बिल्डिंग के टेनेंट हैं, बट चूंकि आप यहाँ पे ओनर हैं तो रेंट तो अलाउड होगा नहीं। इसके अलावा सेक्शन 32 में इसके अलावा इसका रेंट अलाउड होता है। इस केस में रेंट अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। इसके अलावा रेट्स या जो टैक्सेस, जो म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह वो आप पे करते हैं वो अलाउड होता है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह होता है वो अलाउड होता है। अच्छा, बट इन दोनों के लिए जरूरी है कि जो बिल्डिंग है वो पूरा आपका बिजनेस पर्पसेस के लिए हो। अब लेट्स से पार्ट ऑफ द बिल्डिंग मेरा बिजनेस पर्पस के लिए, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग मेरा किसी और पर्पस के लिए। कोई और पर्पस क्या हो सकता है? हो सकता है कि मैंने उस बिल्डिंग को सेल्फ ऑक्यूपाई किया हो, या हो सकता है कि मैंने उस पार्ट को किसी और को रेंट में दिया हो। तो लेट्स से दिस इज द 2 स्टोरी बिल्डिंग जिसके ग्राउंड फ्लोर को मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करता हूँ और फर्स्ट फ्लोर को मैंने हो सकता है कि रेंट में दे दिया या मैंने इसको खुद के सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर लिया। तो क्या होगा? तो जो आपको सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन अलाउड होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के लिए अलाउड होगा। जो आपको सेक्शन 30 में रेंट, रेट्स, टैक्सेस वगैरह का डिडक्शन अलाउड होगा, इट वुड बी ओनली फॉर द ग्राउंड फ्लोर बिकॉज दैट इज द फेयर पोर्शन। अच्छा, मुद्दे वाली बात, चले फिर बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। ये प्रिपेयर्स हिज अकाउंट ऑन एक्यूरल बेसिस। तो अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हैं तो आप एक्यूरल बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 9,25,000 बिफोर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन। चलें, आफ्टर क्रेडिटिंग डेबिटिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो जो आपका P&L है वो 9,25,000 रुपये दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग, और इसमें ना आपने ये जो आइटम्स हैं आपने डेबिट या फिर क्रेडिट कर लिए हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 240 बीइंग एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फॉरेन टूर टू ताइवान फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस एग्जीबिशन एंड मीटिंग आउट वेंडर्स, आउट ऑफ विच 40,000 इज इंकर्ड इन इंडियन करेंसी एंड 2 लाख इन फॉरेन करेंसी। मतलब ये जो 2 लाख आपने फॉरेन करेंसी में इंकर किया है क्योंकि आपने कोई बिजनेस ट्रिप किया था टू अ फॉरेन मतलब कंट्री। द नेम ऑफ द कंट्री इज व्हाट? ताइवान। अच्छा, तो ये जो 2 लाख रुपए हैं ये आपको आरबीआई से मिल जाता है, मतलब आरबीआई के से आप परमिशन ले सकते हैं अंडर दी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत आप इस पैसे को विड्रॉ करके आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो मुद्दे वाली बात क्या है? फॉरेन ट्रेवल में आपने खर्चा कितना किया? 240, जिसमें से 40,000 इंडियन करेंसी में, 2 लाख फॉरेन करेंसी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया है डियर, अगर ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो पर्सनल नेचर का है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर्सनल नेचर का है तो आप इसका सेक्शन 37 में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके बिजनेस पर्पसेस के लिए है तो आप इसका 37 में, सेक्शन 37 में आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस किस नेचर का है, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, तो आपने जो ट्रैवलिंग किया था फॉरेन मतलब कंट्री में, किस लिए किया था? फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस एग्जीबिशन। क्या बिजनेस एग्जीबिशन को अटेंड करना बिजनेस पर्पस है कि पर्सनल पर्पस है? सर पर्सनल पर्पस नहीं, ये बिजनेस पर्पस है। अच्छा, एंड मीटिंग वेंडर्स, तो अगर आप वेंडर से मीट कर रहे हैं इंडिया, डेट इज ऑल्सो बिजनेस पर्पस। ठीक बात है, तो ये जो 240 आपने इंकर किया डेट इज फॉर द बिजनेस पर्पस। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मिस्टर रमन हैज स्पेंड 10 डेज इन ताइवान। इन्होंने जब टूर किया था, फॉरेन टूर किया था, ये 10 दिन रहे थे ताइवान में। आगे की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है। आउट ऑफ विच 4 days वेयर यूटिलाइज्ड बाय हिम फॉर अटेंडिंग मैरिज सेरेमनी ऑफ अ वेंडर सन, जिसमें से 4 दिन इन्होंने यूज किया है अपने किसी वेंडर की सन की मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो मेरा सवाल ये है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 10 दिन में से ना 4 दिन तो हो गए पर्सनल और 6 दिन हो गए मतलब बिजनेस, तो 4/6 के रेशो में अलाउ कर दो।
मैं इससे इनकार नहीं करता, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। बट मेरा सवाल ये है कि अगर आप अपने वेंडर के सन की मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं, ये आपका पर्सनल पर्पस है साहब, कि ये कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ा हुआ है। मुझे बताया ना, अभी अनंत अंबानी जी की शादी हुई थी मुकेश अंबानी जी के बेटे, उसमें मार्क जकरबर्ग से लेके बिल गेट्स तक आए थे चार्टर्ड फ्लाइट से अमेरिका से। तो ये जो आए थे, तो ये जो अपने बिजनेस में इसे एक्सपेंडिचर की तरह से दिखाएंगे, ये क्या इसे पर्सनल एक्सपेंस का नाम देंगे, या ये बोलेंगे साहब कि हम तो अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने गए थे और बिजनेस पार्टनर के सन के मैरिज के फंक्शन में हम तो शामिल हुए थे, और इसलिए जो पूरा एक्सपेंडिचर है डेट वुड बी अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। बट सर यहाँ पे तो आप ये कैसे बोल सकते हो सर? अच्छा, तो मैं दोनों व्यू से एग्री करता हूँ, मैं उस व्यू से भी एग्री करता हूँ जहाँ बच्चे कह रहे हैं सर 4 दिन पर्सनल यूज है, तो हम 240 में से सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का अलाउ करेंगे बिजनेस एक्सपेंडिचर, बाकी 4 दिन का पर्सनल। मैं इसे एक्सप्रेसली डिनाई नहीं करता, बट ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है साहब, ये पूरा 240 आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जो 4 दिन आपका जो यूटिलाइज आपने किया है, ये आपने अपने किसी फैमिली रिलेटिव के मैरिज के लिए 4 दिन नहीं लगाए, अपने वेंडर के, जो आपका वेंडर है जिससे आज जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके सन के मैरिज में 4 दिन लगाए। और सन के मैरिज में 4 दिन बेसिकली साहब, बेसिकली वो बिजनेस डील होता है, डेट इज बेसिकली अ बिजनेस मीट। ये कोई ऐसा नहीं कि शादी में कोई आप जो है वो शादी की मतलब सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप मतलब मेहंदी वगैरह लगा के आप जो है वो शादियों में आप पार्टिसिपेट करें, डेट इज नॉट द केस। अच्छा, बट मैं दोनों ऑप्शन से एग्री करता हूँ और इंश्योर्ड भी दोनों ऑप्शन को ही आंसर मान लेगा जहां तक मुझे लगता है। चलें, तो फिर ये वो बच्चे भी करेक्ट हैं जिन्होंने कहा कि साहब सिर्फ 4 दिन मतलब 6 दिन ऑफिशियल है, 4 दिन पर्सनल, दैट इज ऑल्सो ओके। और जो बच्चे पूरा 240 ही अलाउ कर दिया क्योंकि 240 इन्होंने डेबिट किया हुआ है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं बनता, ये जिन बच्चों का व्यू है इट इज ऑल्सो गुड, मैं इससे भी एग्री करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस ऑफ 9,0525 पेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन डिले इन डिपॉजिट ऑफ जीएसटी। तो साहब अगर आप जीएसटी के डिपॉजिट को डिले से करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है, दैट इज एन अलाउड एक्सपेंस बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ कंपनसेटरी एक्सपेंस, नॉट अ पीनल एक्सपेंस। ठीक बात है, बट अगर ये जीएसटी का यहाँ पे फाइन होता, वो अलाउड नहीं होता। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जहां पे उन्होंने बोला हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स को अगर आप लेट डिपॉजिट करते हैं, तो ये बेसिकली है कि उस पैसे को आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं एज अ वर्किंग कैपिटल, तो उस पर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, अगर आप किसी और को वो इंटरेस्ट पे करते उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता, तो आप उसे सरकार को जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका भी डिडक्शन क्लेम कर लो। जो 9,225 रुपए, डेट इज एन अलावेबल बिजनेस एक्सपेंस, और चूंकि ऑलरेडी आपने डेबिट कर लिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं बनता। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स अ सम ऑफ 388 पेड टू अ नॉन रेजिडेंट एज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज विदाउट टीडीएस। जो आपने नॉन रेजिडेंट को पे किया, जनरल क्या पे किया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये इंडिया में लाइबल टू टैक्स है एज पर सेक्शन 917। इस पे जब भी आप इसको पे करेंगे, आपको रेट इन फोर्स के हिसाब से टीडीएस करना पड़ेगा। अगर आप टीडीएस नहीं करते तो सेक्शन 40A(1) के हिसाब से 100% डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये पूरा 388 डिसअलाउ हो गया, आपने चूंकि ऑलरेडी डेबिट कर दिया, इसको प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस 388। चलें आगे बढ़ते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम और 66,000 फॉर द एंटायर बिल्डिंग रिमेन अनपेड। अच्छा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अगर रिमेन अनपेड भी है तो भी साहब ये सेक्शन 43B के दायरे में नहीं आता, और आप एक्यूरल बेसिस पे इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट 66,000 रुपये पूरा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बिल्डिंग का एक पार्ट जो है, मतलब आधी बिल्डिंग आपने लेट आउट की हुई, किराए पे दी हुई है, इसलिए सिर्फ आपको प्रपोर्शनल डिडक्शन मिलेगा 33,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ, और हाँ, ये जो आपको जितने भी एक्सपेंसेस हम की बात कर रहे हैं डियर, 1 से लेके 4 तक के जो एक्सपेंसेस हैं, ये आपको दोनों रिजीम में अलाउड है। अगर आप 115 बीएससी रिजीम में भी रहते हैं तो भी अलाउड है, अगर आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं इसमें भी अलाउड है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ 75,000 वॉज पेड टू अ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। मतलब आपने किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को 75,000 रुपये पे किया। अगर आप किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को कुछ भी पैसे डोनेट करते हैं तो सेक्शन 35(1)(2) में आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आप 115 बीएससी रिजीम में रहते हैं तो वो डिडक्शन आपको नहीं मिलता। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अच्छा, सेक्शन 35(1)(2) क्या बोलता है कि अगर आपने किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन किया है टू एनी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो 75,000 रुपये जो आपने पे किया है टू अ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा इफ यू आर अंडर सेक्शन 115 बीएससी रिजीम, बट ये अलाउड हो जाएगा इफ यू आर इन सेक्शन, अगर आपने इसे ऑप्ट आउट किया। अच्छा, अब मुद्दे वाली बात यह है कि जो आपने जो 75,000 रुपये पे किया, इसमें से 50,000 रुपये जो है ये साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लैंड को परचेज करने में खरीद लिया। ये आपका मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिए।
मैंने किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को 5 लाख रुपए दे दिया कि साहब ये लो और मेरे और ये जो है आप जो है वो रिसर्च करो। अब इस 5 लाख रुपए से वो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन लैंड परचेज करता है, शेयर्स परचेज करता है, साइंटिस्ट्स को सैलरी देता है, दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता है, वो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मैं जब डोनेशन दे रहा हूं मुझे बस दो चीजें देखनी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जब भी मैं किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन देता हूं मुझे दो चीजें देखनी होती हैं। पहला, मैं जिस रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन दे रहा हूं क्या वो नोटिफाइड है सीबीडीटी के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग द डोनेशन। तो जब भी मैं डोनेशन दूंगा मैं उनको बोलूंगा कि साहब आप अपना जो है वो नोटिफिकेशन दिखा दें जहां पे आप जो है वो एलिजिबल है टू रिसीव द डोनेशन। तो पहले तो मैं ये देखूंगा। और दूसरा, मैं जिस प्रोग्राम के लिए डोनेशन दे रहा हूं क्या ये प्रोग्राम नोटिफाइड है या नहीं, बस मैं ये दो चीजें देखूंगा। इसके बाद मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे अकॉर्डिंगली उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मैं 115 बीएससी रिजिम से बाहर हूं, अगर मैं 115 बीएससी रिजिम में हूं तो मुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, मैं 115 बीएससी रिजिम को ऑप्ट आउट कर लेता हूं, मैं 75,000 रुपए देता हूं, इस 75,000 से वो लैंड परचेज करें, कार परचेज करें, मर्सिडीज परचेज करें, डेट इज नॉट माई एरिया ऑफ कंसर्न। मुझे तो साहब अपना 75,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। ही लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ हिज कमर्शियल बिल्डिंग टू मिस्टर अमन ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड रिसीव्ड रेंट ऑफ 35,000 पर मंथ। तो डियर, अगर आप अपने बिल्डिंग का कोई पोर्शन लेट आउट करते हैं तो ये आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में चला जाएगा। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी हेड में वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्स होती है जहां पे आप रेगुलर बेसिस पे या जहां पे बिल्डिंग को लेट आउट करना आपका बिजनेस है। यहाँ बिल्डिंग को लेट आउट करना आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है सर जी क्या बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग को लेट आउट करना, यू आर नॉट एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। ये तो चले साहब आपके पास एक एक्स्ट्रा फ्लोर था, आपने वो रेंट पे दे दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्डिंग के लेट आउट के बिजनेस में एंगेज्ड हैं। तो ये जो यहाँ पे जो 35,000 रुपए का जो रेंटल है साहब, दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाकर टैक्स हो जाएगा। तो आपने इस रेंट को जो है वो पीजीबीपी हेड में क्रेडिट किया हुआ है, इसको यहाँ से माइनस करें, इसको यहाँ से डेबिट कर दें और इसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेके चले जाएं। और हाउस प्रॉपर्टी हेड में ये कैसे जाएगा देख लें। 35,000 इंटू 12, 4 20, 30% का नॉशनल डिडक्शन मिल जाएगा। और म्यूनसिपल टैक्स 10,000 रुपये जो है वो आपको ये आपको अलाउड हो जाएगा। अच्छा, रिलेटिंग टू ग्राउंड फ्लोर, अच्छा, रेंट वॉज क्रेडिटेड एंड म्यूनसिपल टैक्स ऑफ 10,000 रिलेटिंग टू ग्राउंड फ्लोर वॉज डेबिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड फ्लोर से जुड़ा हुआ जो म्यूनसिपल टैक्स है वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर से जुड़ा हुआ जो म्यूनसिपल आपने जो रेंट पे दिया है साहब, प्लीज आपने फर्स्ट फ्लोर जो है वो रेंट पे दिया हुआ है। जो ग्राउंड फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपके बिजनेस के लिए है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर ऑफ टू बिल्डिंग, तो जो ग्राउंड फ्लोर का जो म्यूनिसिपल टैक्स है ये सेक्शन 30 आपको अलाउ करता है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस और साथ में जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह। ठीक बात है, आगे आते हैं। ही सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर 44 लाख, ही हैड एक्वायर्ड द लैंड। तो साहब ये लैंड वेंड जो आप सेल करें दैट इज कैप गेन। तो यहाँ पे आपने पीजीबीपी हेड में अगर आपने इसको क्रेडिट कर लिया 44 लाख रुपए को, इसको माइनस करें और कैप गेन के हेड में लेके चले जाए। और चूंकि ये लॉन्ग टर्म है, आपने इसको परचेज किया था, अच्छा अक्वायर्ड आपने किया था 1 जनवरी 2022 को, तो ये शॉर्ट टर्म ही है बेसिकली, क्योंकि 24 महीने से ज़्यादा तो हुए नहीं है, तो लॉन्ग टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म का ही आएगा। 4 लाख रुपए आपका शॉर्ट टर्म कैप गेन बन गया। चल आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रमन परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम पॉल इंडस्ट्रीज अ माइक्रो एंटरप्राइज फॉर 49,000। अच्छा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब अभी तक इसको आपने अपने पीएनएल में डेबिट क्रेडिट नहीं किया हुआ। और मार्च 10 तो आपने परचेज किया था पॉल इंडस्ट्रीज से 10 मार्च को रॉ मटेरियल 49,000 रुपए का। आपने पेमेंट किया है 5 अप्रैल 2024 को बाय चेक। नो रिटर्न एग्रीमेंट फॉर पेमेंट एग्जिस्टेड। ध्यान दीजिएगा, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो सेक्शन 43B वो कहता है अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो साहब अगर आपने 10 मार्च को परचेज किया था तो 25 मार्च तक पेमेंट करनी थी, आपने 5 अप्रैल को पे किया है, इसलिए ये जो 49,000 रुपए है ये आपको 43B डिसअलाउ कर देगा। मतलब आप 49,000 का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर 23-24 में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहते हैं साहब एंड मिस्टर रमन अनदर सप्लायर काल इंडस्ट्रीज या कल इंडस्ट्रीज अ स्मॉल एंटरप्राइज। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो और स्मॉल दोनों कवर्ड है सेक्शन 43B की लिमिटेशन में। विद होम नो रिटर्न एग्रीमेंट, अच्छा, was paid 1/34 in cash on 5 अप्रैल 2024 फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 मार्च। अच्छा, तो साहब ये
31 मार्च को है तो 15 दिन का टाइम होता है, तो 15 दिन का जो टाइम है ये 15 अप्रैल तक जाता है, तो 5 अप्रैल को आपने पे किया, ये विद इन द टाइम लिमिट है, ये तो 43B से तो ये लिमिटेशन में नहीं आता, बट आपने कैश में पे किया है, और अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में पे करते हैं तो सेक्शन 48(3) अट्रैक्ट हो जाता है, जो आपको डिसअलाउ कर देते हैं। तो ये जो आपका 49,000 है ये 43B की वजह से डिसअलाउ हो गया, और ये जो 134 है ये 48(3) की वजह से डिसअलाउ हो गया, तो ये दोनों ही आपका डिसअलाउड है। अच्छा, मिस्टर रमन acquired a registered trademark on July 15, 2023 for 2 लाख रुपए. He has started using the trademark for 15 जनवरी 2024, बट ये ओमिट कर गया उसको अक्वायर करने का बुक्स में। डियर फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी होता है। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, स्टिल यू आर एलिजिबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन, यू हैव टू क्लेम डेप्रिसिएशन। तो इस ट्रेडमार्क पे आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। ट्रेडमार्क पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। अगर आप 115 BC रिजीम से निकल भी जाएं तो भी ट्रेडमार्क पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। ट्रेडमार्क का पुट टू यूज है लेस देन 180 डेज, क्योंकि आपने 15 जनवरी से पुट टू यूज किया है, इसलिए आपको 25% का आधा बोले तो 12.5% मिलेगा। 2 लाख का 12.5% का आप डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। मतलब जब आपका असेसमेंट होगा तो ये डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, मिस्टर रमन ब्रॉट अ कार फॉर पर्सनल यूज ऑन 12 अप्रैल 2020। ही स्टार्टेड यूजिंग द कार फॉर बिजनेस पर्पस ऑन 1/4/2023। डियर, अगर आप कार को जो आपका पर्सनल यूज का था अगर बिजनेस के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं, तो जिस वैल्यू में आपने कार परचेज किया था वही उसकी WDV कंसिडर की जाएगी, और आप उसे व्हीकल के ब्लॉक में इंटर कर सकते हैं उसी WDV पे। अच्छा, एक है डियर एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43(1). एक एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43(1). वो कहता है कि अगर आप कोई मतलब बिल्डिंग यूज करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए, फिर अगर आप उसे बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो जब आपने वो बिल्डिंग को पहली बार परचेज या कंस्ट्रक्ट किया था उस समय से लेके हम WDV का एडजस्टमेंट करते हैं, बट वो बिल्डिंग के लिए, कार के लिए नहीं है। तो कार आपने 540 में परचेज किया था, तो ये जो 540 जो है यही इसकी WDV मानी जाएगी, और 540 का 15% जो है आपको वो डेप्रिसिएशन की तरह से अलाउड हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई। तो आप 540 का 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपका डेप्रिसिएशन बनता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन कार में नहीं मिलता, ठीक बात है। अच्छा, ही इनकर 2.5 लाख ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेयर पार्ट्स। अच्छा, तो स्पेयर पार्ट्स के लिए आपने मशीन परचेज की तो 2.5 लाख रुपए पे आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% तो मिलेगा ही, क्योंकि पुट यूज जो है वो सफिशियंट है। साथ में अगर आप 115 BC रिजीम से बाहर निकल जाते हैं तो 20% का आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा डियर, अभी तक नॉर्मल और एडिशनल में ना 2 एडजस्टमेंट्स आई हैं। पहला तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का आया है, और दूसरा ये साइंटिफिक रिसर्च का आया है, तो थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा, इन्होंने ट्यूशन फीस पे किया तो ATC में ये वगैरह क्लेम कर सकते हैं अगर ये ऑप्शनल रिजीम में है। तो चलें, फिर ये सारी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, मिस्टर मदन अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कर्ता ऑफ एन HUF। अच्छा, मिस्टर मदन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कर्ता ऑफ एन HUF is employed in a major PCS private limited. चलें, he is drawing monthly salary of 65,500 in India. On 1 जून 2023 he purchased one residential house property in Mumbai for 18 लाख रुपए in his individual capacity. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि मिस्टर मदन जो है साहब, वो एक HUF के कर्ता भी हैं। तो अगर इन्होंने कर्ता के नाम, अगर इन्होंने HUF के नाम पे ये बिल्डिंग परचेज की होती, उसका कंसिक्वेंस कुछ और होता। बिकॉज इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में कर्ता HUF को एक सेपरेट टैक्सेबल या असेसेबल यूनिट माना गया है। इसलिए अगर यहाँ पे ये बिल्डिंग HUF के नाम पे होती तो इसका जो टैक्स कंसिक्वेंस होता वो HUF के हैंड में होता, मिस्टर मदन के हैंड में नहीं होता। बट यहाँ पे इन्होंने जो बिल्डिंग परचेज की है वो मदन ने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में परचेज की है, तो इसका ध्यान रखेंगे। आई होप इसका आप सिग्निफिकेंस समझ पा रहे हैं साहब, इन इज इंडिविजुअल कैपेसिटी। अच्छा, द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 32 लाख। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू से हमें लेना देना नहीं होता। एंड वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग स्टैम्प ड्यूटी 23 लाख, बट जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 23 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, 23 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने 18 लाख में खरीद ली, तो क्या आपको सेक्शन 56(2)(10) याद आ रहा है? सेक्शन 56(2)(10) क्या कहता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज की है तो जो एक्सेस कंसिडरेशन है वो आपके अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगा। अच्छा, सेक्शन 56(2)(10) ट्रिगर कब होता है? जब एक्सेस कंसिडरेशन जो है वो हायर होगा 2 चीजों का। कौन सी 2 चीजें? 50,000 का थ्रेशोल्ड और 10% ऑफ कंसिडरेशन। मुझे बताएंगे यहाँ पे इनएडिक्वेट या एक्सेस कंसिडरेशन कितना है? सर, आपने 23 का सामान 18 में खरीद लिया, मतलब 5 लाख रुपए। क्या 5 लाख रुपए हायर है 50,000
और 10% ऑफ कंसिडरेशन मतलब 18 लाख का 10% बोले तो 180, इन दोनों का हायर कौन सा है? 180। क्या 5 लाख 180 से ज़्यादा है? हाँ सर, 5 लाख 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या जो एक्सेस कंसिडरेशन है 5 लाख रुपए का, ये मिस्टर मदन के हैंड में अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगा सेक्शन 56(2)(10) के हिसाब से। आई होप आपको ये बात समझ आई। तो चले फिर, अदर सोर्सेज की इनकम इनकी बन गई, और सैलरी इनकम है इनकी 65,500 पर मंथ। बट यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, ऑन अगस्त 31st ही वॉज ट्रांसफर टू द ब्रांच ऑफिस ऑफ मेजर्स पीसीएस प्राइवेट लिमिटेड इन यूएसए एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 1 सितंबर 2023। मतलब 1 सितंबर 2023 को मिस्टर मदन भारत से बाहर चले गए। मिस्टर मदन बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। प्लीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ही मैनेज बिजनेस ऑफ एचयूएफ फ्रॉम यूएसए व्हेन ही वाज नॉट इन इंडिया। जब वो इंडिया में नहीं थे, जब ये अमेरिका में थे, तो उन्होंने अपने एचयूएफ का बिजनेस अमेरिका से मैनेज किया था। ओके, ही हैड गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर 99 days एंड 201 days इन द प्रीवियस ईयर्स 2022-23 और 21-22 रिस्पेक्टिवली। ही हैड नेवर गॉन आउट ऑफ इंडिया प्रायर टू दैट। चलें, ही विजिटेड इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 फॉर ट्रेनिंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 15 days इन इंडिया एज पर एज इंडियन मंथली सैलरी बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड। अच्छा, इंडियन मंथली सैलरी है 65,500, तो 65,500 की 15 दिन की सैलरी इनको इंडिया में मिली है जब ये इंडिया में थे 15 दिनों के लिए किसी प्रोजेक्ट को लेके, बोले तो 32,750। चलें, ये भी हो गया। मुद्दे वाली बात क्या है? मिस्टर राजीव, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, गिफ्टेड हिम अ स्कल्पचर इन इंडिया ऑन अगस्त 10 2023। द मार्केट वैल्यू इज 45,100 रुपये। तो अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलता है जिसकी वैल्यू 50,000 से कम है, तो साहब उसके लिए सेक्शन 56(2)(10) ट्रिगर नहीं होता। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 56(2)(10) ट्रिगर कराने के लिए जरूरी है कि उस मूवेबल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। चूंकि यहाँ पे जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 45,100, विच इज नॉट एक्सीडिंग विच डू नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड ऑफ ₹50,000। इसलिए ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है डियर, इसलिए ये जो है ये 56(2)(10) को ट्रिगर नहीं करेगी। आई होप ये बात समझ पाए आप। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या क्या है? डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मदन, अच्छा, एंड एचयूएफ। तो इनको आपको मदन और एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। एंड कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अज्यूमिंग ही ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रीजन। मतलब ये नॉर्मल प्रोविजंस में है, मतलब ऑप्शनल प्रोविजंस में 115(20) से बाहर निकल गए। तो हमें देखना है मिस्टर मदन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर मदन की रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। और मिस्टर मदन एक इंडियन मतलब सिटीजन है जो इंडिया के बाहर जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इनका इंडिया में रेजिडेंट होने का जो क्राइटेरिया है वो बनता है साहब क्या, कि ये इंडिया में 182 डेज या मोर रहते हैं इन द प्रीवियस ईयर 23-24। अगर 100 और ये जो सेकंड जो क्राइटेरिया था 60 दिनों से ज़्यादा और पिछले 4 साल में 365 दिनों से ज़्यादा, ये मिस्टर मदन के लिए इसलिए अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि ये इंडिया के बाहर जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक बात है। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में मिस्टर मदन इंडिया में अप्रैल में है 30 दिनों के लिए, मई में है 30 दिनों के लिए, जून में है 30 दिनों के लिए, जुलाई में है 30 दिनों के लिए, अगस्त में है 30 दिनों के लिए और सितंबर में 1 दिन के लिए, क्योंकि जिस दिन आप जा रहे होते हैं और जिस दिन आप इंडिया में आते हैं दोनों इंडिया में काउंट होता है। तो अगर आप देखेंगे साहब ये 1 सितंबर को इंडिया से बाहर जा रहे हैं। और हाँ, एक और बात, ये 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक फिर से इंडिया में और बाकी 15 दिनों तक जनवरी में ये इंडिया में। तो नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कितना बनता है इनका? 30, 31, 1 और 15 बोले तो अच्छा 169 डेज। तो मिस्टर मदन जो इंडिया में साहब दैट इज फॉर 169 डेज, मतलब 182 डेज का जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया में आ रहे हैं, ये जो इंडिया में आ रहे हैं, क्या 120 डेज का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करता है? नहीं अप्लाई करता, बिकॉज 15 लाख रुपए से इनकी सैलरी, इनके जो है वो आउटसाइड इंडिया वाली इनकम नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई। तो ये जो है वो इंडिया के लिए क्या बन गए? चूंकि ये रेसिडेंट नहीं है तो ये नॉन रेसिडेंट बन गए। अगर ये रेसिडेंट बनते तो हम देखते कि ये आर होंगे या एन होंगे, बट ये तो रेसिडेंट ही नहीं है। ही इज बिकम नॉन रेसिडेंट बिकॉज ये इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा नहीं है इन द प्रीवियस ईयर 23-24। तो हमारा पहला आंसर हो गया द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर मदन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इज नॉन रेसिडेंट। अब सवाल बनता है इनके एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ध्यान दीजिएगा डियर, एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एचयूएफ का कंट्रोल का जो है मतलब मैनेजमेंट एंड अफेयर्स, मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे सिचुएटेड था। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया था तब तो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इवन पार्शली भी इंडिया में था तो वो रेसिडेंट बन जाता है।
तो अगर आप देखेंगे तो जब तक वो इंडिया में थे, जब तक मिस्टर मदन इंडिया में थे, एचयूएफ को इंडिया से रन कर रहे थे, क्योंकि जब ये इंडिया से बाहर गए, देखेंगे साहब, जब ये इंडिया से बाहर गए, जब ये इंडिया से बाहर गए, तब से इन्होंने एचयूएफ को इंडिया से बाहर मैनेज करना शुरू किया। अच्छा, he managed the business of HUF from USA when he was not in India. तो इसका मतलब क्या हुआ? When he was in India, he was managing the affairs of US of his HUF from India. तो इसका मतलब the control and management of the HUF cannot be said to be wholly situated outside India. Although I agree that this control and management is not wholly situated in India, but it can also be, but it can also not be said that it is wholly situated outside India. इसलिए यहाँ जो एचयूएफ है साहब, ये हमारा रेसिडेंट बन गया, बिकॉज 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर सिचुएटेड नहीं है, तो ये रेसिडेंट बन गया। अब ये रेसिडेंट तो बन गया, अब ये आरओआर भी हो सकता है और एनओआर भी हो सकता है, क्योंकि दो ऐसी प्रजाति है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, जो रेसिडेंट अगर बन जाए तो आरओआर और एनओआर दोनों हो सकती है। एक एचयूएफ एनओआर हो जाएगा, फिर से एक एचयूएफ एनओआर हो जाएगा यदि उस एचयूएफ का कर्ता इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा कर दे। पहला, नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10, इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। दूसरा, लेस देन 729 डेज इन इंडिया इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एचयूएफ के कर्ता मिस्टर मदन पिछले 10 में से कम 9 साल नॉन रेसिडेंट हैं, या पिछले 7 साल में से 729 दिनों से कम भारत में हैं, तो ये जो एचयूएफ है ये रेसिडेंट होने के बावजूद एनओआर हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान देंगे डियर, तो पिछला 7 साल कब से? प्रीवियस ईयर 22-23 और उसके 6 साल और। प्रीवियस ईयर 22-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में ये भारत से बाहर गए हैं 99 डेज के लिए। मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में ये भारत में कितने दिनों के लिए हैं? 365 माइनस 99 बोले तो 266 दिनों के लिए हैं। प्लस 21-22 में ये भारत से बाहर गए हैं 201 दिनों के लिए। तो इसका मतलब भारत में कितने दिनों के लिए हैं? 164 डेज के लिए हैं, और इसके बाद ये कभी भारत से बाहर नहीं गए। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 में ये भारत में कितने दिनों के लिए हैं? 365 डेज के लिए। तो अगर मैं इन तीनों का ही सम कर लूँ तो ये हिसाब 795 डेज हो रहा है। तो पिछले 7 साल छोड़ दें, प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर में ही ये भारत में 795 डेज हैं। तो मिस्टर मदन जो हैं, इन्होंने 729 डेज वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं किया, जो कहता है कि पिछले 7 सालों में आपको भारत में 729 दिनों से कम रहना। ये तो पिछले 3 सालों में ही भारत में 795 डेज के आसपास है, इसलिए एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अच्छा, सेकंड कंडीशन मिस्टर मदन क्या फुलफिल कर सकते हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये भारत के नॉन रेजिडेंट है? मतलब ये इनका जो एचयूएफ है वो एनओआर है। इनको प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में से 9 में नॉन रेजिडेंट रहना। ध्यान दीजिएगा, तो अगर आप देखेंगे डियर, तो प्रीवियस ईयर 23-24 की बात नहीं कर रहे। 23-24 में तो ये नॉन रेजिडेंट बन गए, 23-24 की बात नहीं कर रहे। 22-23 में नॉन रेजिडेंट होना है, 21-22 में नॉन रेजिडेंट होना है, 20-21 में नॉन रेजिडेंट होना है। इस तरीके से 9 बार नॉन रेजिडेंट होना है आउट ऑफ 10। अगर ये किसी 2 में रेजिडेंट बन गए तो ये भारत, तो इन्होंने तब भी वो कंडीशन फुलफिल नहीं की। अगर आप 22-23 देखेंगे तो 22-23 में ये नंबर ऑफ डेज इंडिया में कितना है? 99 डेज ये इंडिया से बाहर गए। अच्छा, 99 डेज ये इंडिया से बाहर गए 22-23 में। तो इंडिया में साहब कितने डेज हैं? 365 माइनस 99 बोले तो 266 डेज। तो 22-23 में ये 266 दिनों के लिए भारत में है। तो ये 22-23 में भारत के लिए क्या होंगे? रेसिडेंट होंगे, मतलब नॉन रेसिडेंट नहीं है। अच्छा, 21-22 में भारत से बाहर 201 दिनों के लिए गए हैं। तो भारत में कितने दिनों के लिए हैं? 365 माइनस 201। अच्छा, 164 डेज के लिए 180 डेज का कंडीशन पूरा नहीं हुआ, ये नॉन रेसिडेंट थे। 20-21 में इंडिया के बाहर गए ही नहीं, मतलब पूरे साल इंडिया में थे 365 डेज, मतलब रेसिडेंट। तो पिछले 3 सालों में ही ये 2 बार रेसिडेंट बन गए। इनको 10 सालों में सिर्फ 1 बार रेसिडेंट रहना है, 9 बार नॉन रेसिडेंट रहना है। बट ये पिछले 3 सालों में ही 2 बार रेसिडेंट बन गए। हिंस इन्होंने ना तो पहली कंडीशन फुलफिल की, ना ही दूसरी कंडीशन फुलफिल की। इसलिए ये जो एचयूएफ है ये रेसिडेंट होने के साथ आरओआर बन गया, बिकॉज द कर्ता ऑफ एचयूएफ हैज फेल्ड टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द गिवन कंडीशन, सो टू क्वालिफाई हिज एचयूएफ एज एन एनओआर। आई होप आपको ये बात समझ आई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? मदन हैज बिकम अ नॉन रेसिडेंट
और जो HUF है ये बन गया ROR। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने क्या पूछा हुआ है, और उन्होंने पूछा हुआ है कि साहब कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर लें फिर, हमने शायद ग्रॉस टोटल इनकम तो निकाला था इनका। अच्छा अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम एक बार फिर से देख लें। ग्रॉस टोटल इनकम में सैलरी होगा, सैलरी कौन सा, चूंकि ये नॉन रेसिडेंट हैं तो जो सैलरी इनको इंडिया में मिल रही है अप्रैल से लेके अगस्त तक की, क्योंकि सितंबर से तो ये इंडिया से बाहर चले गए, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने, बट सर 15 दिन ये भारत में थे और भारत में इनको सैलरी मिली, तो सेक्शन 912 के हिसाब से जो सैलरी इंडिया में मिलती है वो डीम टू अकराइज इन इंडिया होती है, और ये नॉन रेसिडेंट के केस में भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 5.5 महीने की सैलरी इंडिया में टैक्सेबल है, ये बनती है 360,250। सैलरी कितनी बनती है 360,250, इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो सैलरी इनकम हो गई 310,250, और 5 लाख रुपए इनकी अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। 5 लाख की अदर सोर्सेज की इनकम कौन सी हो गई, हाँ वो सेक्शन 56(2)(10) वाली। तो इनकी जो इंडिया में जो ग्रॉस टोटल इनकम बनती है वो बनती है 810,250। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, मेजर्स PQR इन कंपनी ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म ऑफ मिस्टर योगेश पेड एन अमाउंट ऑफ 30,500 टू मिस्टर अमित, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज्ड ऑफ 45 ईयर्स, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज्ड ऑफ 45 ईयर्स ऑन 1 जून 2023 towards fees for professional services. Subsequently, another payment 60,000 was due to Mr. Amit on January 30, 2024। डियर ध्यान दीजिएगा, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज जब भी आप पे करते हैं सेक्शन 194J कहता है कि एट अ टाइम ऑफ पेमेंट और एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर आपको 10% के रेट पे TDS करना पड़ेगा। तो पहली पेमेंट गई थी 1 जून 2023 को 30,500 रुपए की, इस पे 10% का TDS बनता है 1 जून 2023 को, इन्होंने वो TDS नहीं किया। टैक्स वॉज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम बोथ द ट्रांजेक्शन, बट सर एक इंडिविजुअल या फिर HUF को TDS तभी करना पड़ता है जब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, या बिजनेस से या प्रोफेशन से जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50,000 से ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा हुआ है व्हाट आर द टैक्स ऑब्लिगेशंस इन द हैंड्स ऑफ PQR एंड कंपनी ऑन द अजम्पशन दैट अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। वो दैट डियर अकाउंट्स जो है बिजनेस के केस में तभी ऑडिट होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करे, तो इसका मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, 194J का जो TDS ऑब्लिगेशन है वो अराइज हो गया। अच्छा, और इन्होंने यहाँ पे TDS नहीं किया, तो पहला TDS होना था 1 जून को 30,500 का 10% बोले तो 3,050 रुपये, और दूसरा TDS होना था जो पैसा आपका ड्यू है जनवरी 30, 2024 को, तो चूंकि पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो ड्यू का मतलब आपने ये जो सम है वो अपने पेई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा, तो 30 जनवरी को 6,000 रुपये शायद, हाँ 60,000 रुपये का 10% बोले तो 6,000 रुपये, और आपने ये नहीं किया। अच्छा चलें, तो अगर आपका जो TDS बनता है, अगर आप वो TDS नहीं करते डियर, तो आपको असेसिन डिफॉल्ट माना जा सकता है एज पर सेक्शन 201। बट जो आपका पेई है, पेई वो पर्सन है जिसको आपने ये पेमेंट कर दी, मतलब जो आपने फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज आपने जिस पर्सन को पे किया, वो पर्सन अगर अपना ITR फाइल कर देता है विद इन द गिवन ड्यू डेट, ये जो पेमेंट उसको मिली है 30,500 और 60,000 उसको उस ITR में इंक्लूड कर देता है एज एन इनकम और उस पर टैक्स पे कर देता है, तो उस केस में पेयर को हम असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानते, प्रोवाइडेड पेयर जो है, पेयर यहाँ पे कौन है, पेयर है यहाँ पे मेजर्स PQR एंड कंपनी, वो अगर CA से सर्टिफिकेट लेके इस बिहाफ में दे दे कि साहब मुझे असेसिन डिफॉल्ट ना माना जाए, क्योंकि मेरा जो पेयर है मेरा जो पेई है अमित, उसने ITR भर दिया, ये जो दोनों इनकम है 30,500 और 60,000 उसको उसमें इंक्लूड कर दिया और उस पर टैक्स पे कर दिया, और मैंने CA से लेके सर्टिफिकेट, मतलब PQR ने CA से लेके सर्टिफिकेट जमा करा दिया, तो उस केस में PQR को असेसिन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। ठीक बात है, बट हाँ साहब इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन तब भी लगेगा। इंटरेस्ट कहाँ पे लगता है, सेक्शन 2011 है, मैं थोड़ा सा आपको रीड करा देता हूँ। गिव मी हाँ मुझे 1-2 मिनट का समय दे, मैं थोड़ा सा आपको रीड करा देता हूँ। देखेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे, तो ये तो हो गई असेसिन डिफॉल्ट बनने की और ना बनने की कंडीशन 1 है। देखेंगे लेवी ऑफ इंटरेस्ट,
सच पर्सन मतलब पेयर, मतलब हमारे केस में पेयर कौन है साहब, हमारे केस में पेयर है PQRN कंपनी। Payer shall be liable to pay simple interest as follows at the rate of 1% for every month or part of the month on the amount of such tax from the date on which such tax was deductible to the date on which such tax is deducted। मतलब 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ जिस दिन आपका टैक्स डिडक्ट होना था और उस दिन तक जब तक आपने वो टैक्स डिडक्ट किया, और साथ में 1.5% जब आपने वो टैक्स डिडक्ट किया और जब आपने टैक्स एक्चुअली पे किया। बट सर यहाँ पे इस वाले केस में योगेश ने तो PQR ने तो टैक्स पे किया ही नहीं, अमित ने खुद से ही टैक्स पे कर दिया। ऐसे केस में जो आपका 1% का जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो कब से कब तक का लगेगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज डिडक्टेबल टू द डेट ऑफ फर्निशिंग द ITR बाय मिस्टर अमित, बोले तो पे। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बनता है डियर, पहले वाले केस में 3050 रुपए पे जो इंटरेस्ट बनेगा, ये जो इंटरेस्ट बनेगा आपका, ये बनेगा 1 जून से लेके 2 मई तक, क्योंकि 2 मई को अमित ने अपना ITR फाइल किया, ध्यान दीजिएगा। और सेकंड केस में 6000 रुपए पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 30 जनवरी से लेके 2 मई तक, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। आगे आते हैं। अच्छा, मेजर्स फास्टेस्ट लिमिटेड इज एन इंडियन कार मैन्युफैक्चरर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इट सोल्ड कार ऑफ 150 लाख टू मेजर्स रेस LLP अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कार्स विद द सेल प्राइस 7.5 लाख। अच्छा, द टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑफ फास्टेस्ट वाज 15 करोड़ एंड रेस वाज 8 करोड़। व्हाट शैल बी द TDS TCS ऑब्लिगेशन। तो ध्यान दीजिएगा, फास्टेस्ट यहाँ पे सेलर है और रेस यहाँ पे बायर है, और क्या बिक रही है, कार, कितने वैल्यू की, 150 लाख रुपए की। अच्छा, बट रेस यहाँ पे जो बायर है, रेस यहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में बायर है, मतलब इंडिविजुअल बायर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे बायर है। सर ये बात कहाँ लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। रेस जो है वो कार का डिस्ट्रीब्यूटर है। रेस ऑल्दो कार को बाय कर रहा है बट पर्सनल कंजम्पशन के लिए बाय नहीं कर रहा, आगे डिस्ट्रीब्यूट, आगे सेल करने के लिए बाय कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साहब, रेस इज बेसिकली व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, अब मुद्दे वाली बात क्या है कि कार के सेल या परचेज में ना 3 तरह के TDS TCS ऑब्लिगेशंस अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे एक्सक्लूसिव सेक्शन 206C1F, दूसरा 206C1H, ऑल्दो इसकी प्रायोरिटी बाद में होती है। सेकंड में ना मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। सेकंड में आता है 194Q। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहला 206C1F। 206C1F डियर कार पे लगता है, बट कार को जब इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए सेल किया जाए तो लगता है, मतलब इंडिविजुअल बायर को। अगर आप कार को, मतलब अल्टीमेट बायर को, नॉट इंडिविजुअल बायर इज नॉट द राइट वर्ड, अल्टीमेट बायर को, तो अगर आप कार को डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे सेल कर रहे हैं 206C1F का TCS नहीं लगता। और यहाँ पे कार फास्टेस्ट जो है, कार को जो रेसर को सेल कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे सेल कर रहा है, न कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए सेल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 206C1F नहीं आएगा, 206C1F का TCS नहीं आएगा। अच्छा, 2 और बच्चे 194Q और 206C1H। तो जहाँ पे साहब 206C1H और 194Q का मतलब लगने की प्रोबेबिलिटीज हैं, पहले 194Q देखेंगे। 194Q TDS होता है जो बायर करता है। बायर यहाँ पे कौन है, रेसर। 194Q के लिए बायर होने के लिए जरूरी है कि आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब 22-23 का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा हो। यहाँ पे 22-23 का टर्नओवर जो है डियर वो 8 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे 22-23 का जो टर्नओवर है ये 8 करोड़ रुपए है। चूंकि 8 करोड़ का टर्नओवर है, इसलिए रेस LLP डू नॉट क्वालिफाई टू बी अ बायर for the purpose of making TDS on the payment of deed of 150 lakh to Fastest Limited. Hence, no TDS implication under section 194Q arises. 194Q का TDS implication अराइज नहीं होता। तो सर क्या 206C1H का TCS कंपल्सरी लगेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। 206C1H के TCS के लिए जरूरी है कि जो आपका सेलर है उसका भी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, तभी वो सेलर की तरह से क्वालिफाई करेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फास्टेस्ट का जो प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर है डेट इज 15 करोड़ रुपए, इसलिए 22-23 का टर्नओवर चूंकि 15 करोड़ है, इसलिए फास्टेस्ट जो है साहब यहाँ पे सेलर की तरह से क्वालिफाई करता है। और फास्टेस्ट जो है वो 150 लाख पे 206C1H का TCS करेगा 50 लाख के ऊपर, मतलब 150 लाख माइनस 50 लाख बोले तो 100 लाख का 0.1%। अच्छा,
सो आई होप ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है वो सैलरी से डील करता है डियर। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई भी मुझे नया पॉइंट दिखाई नहीं पड़ा। सो डैट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन, तो हम इस पे आपका टाइम नहीं लगा रहे। हाँ, 3B एक इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो मैं थोड़ा सा 3B पे टाइम लगाना पसंद करूँगा। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि 3B पे हम टाइम लगाएं। देखेंगे, मिस्टर राज, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज्ड 69 ईयर्स, सोल्ड एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, तो सर क्या एग्रीकल्चर लैंड अर्बन हो सकती है? हाँ डियर, बिल्कुल हो सकती है। दिल्ली में डियर अगर आप यमुना रिवर के आसपास देखेंगे तो वो सारी एग्रीकल्चर लैंड है और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। अच्छा, तो मिस्टर राज, a resident individual aged 69 years, sold an urban agriculture land for 75 lakhs to Mr. Vipul on December 15, 2023 when the stamp duty valuation of agriculture land was 95 lakh। अच्छा, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफ लैंड वाज 95 लाख और आपने इस लैंड को सेल कर दिया 75 लाख रुपीज में। ध्यान दीजिएगा, तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए हम जो है, फिर से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, हम जो है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो लेते हैं वो वही प्राइस लेते हैं जो सेलर डिक्लेयर करता है। यहाँ पे सेलर कौन है? मिस्टर राज। इन्होंने प्राइस क्या डिक्लेयर किया है? 75 लाख रुपए, तो हम ये 75 लाख रुपए ले लेते हैं। बट अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की गई है फॉर अ वैल्यू विच इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उस केस में सेक्शन 50C के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिटरमाइन किया जा सकता है यदि 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 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो सेल्स कंसिडरेशन का 110% से ज़्यादा है। यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन। बट सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो अलग अलग दिनों की अलग अलग हो सकती है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो सकता है अग्रीमेंट टू सेल वाली कुछ और हो, एक्चुअल सेल वाले डेट की कुछ और हो। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो जिस दिन यहाँ पे एक्चुअल सेल्स हुई है उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी वो 95 लाख रुपए थी, पर जब अग्रीमेंट टू सेल हुआ था उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी वो 85 लाख रुपए थी। तो हम एग्रीमेंट टू सेल वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे प्रोवाइडेड कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय क्रॉस चेक, क्रॉस ड्राफ्ट और एनी ऑफ द स्पेसिफाइड मोड। अगर आप देखेंगे साहब 4 लाख रुपए यहाँ पे 15 जुलाई को जिस दिन अग्रीमेंट टू सेल हुआ है वो IMPS के थ्रू पे किया गया और IMPS इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड मोड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50C। इसलिए यहाँ पे जो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करेंगे वो 95 लाख रुपीज ना करके 85 लाख रुपए कंसिडर करेंगे। अच्छा, और एक्चुअल सेल्स प्राइस क्या? 75 लाख रुपए। तो हमें ये तो पता चल गया कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होगा। अब हम देख लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 85 लाख रुपए, और एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 75 लाख रुपीस। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टू सेल्स कंसिडरेशन का रेशियो कितना है? ये सर 113%। 50C के ट्रिगर होने के लिए जरूरी क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी मोर देन 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन। इन दिस केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 113% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन। हेंस यहाँ पे जो सेल्स कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 75 लाख रुपए ना होके 85 लाख रुपए हो जाएगा। चलें, फिर हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया? 85 लाख रुपए। अच्छा, ये एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है सर? 15 दिसंबर 2023 को बेचा और पेड 1% एज कमीशन टू ब्रोकरेज। माइनस कर देंगे आपका एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। अच्छा, द लैंड वॉज परचेस्ड फॉर 1050 ऑन मई 15, 2002 और आपने सेल कब किया? 2023, मतलब लॉन्ग टर्म। तो इसका जो कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? 1085 इंटू 348, 23-24 का, और भाई 2002-03 का दिया है क्या? हाँ दिया हुआ है। अच्छा 105। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35,96,000 रुपये शायद। और एक्सपेंसेस ऑन सेल कितना है? 1% आपने ब्रोकरेज पे किया है शायद। 1% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन एज कमीशन टू ब्रोकर, मतलब 75 लाख का 1% बोले तो 75,000 रुपये। तो आपका LTCG कितना बनता है? समथिंग 48 समथिंग बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिस्टर राज परचेस्ड अनदर एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया ऑन जनवरी 1, 2024 फॉर 40 लाख एंड दिस लैंड वाज सोल्ड। अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड सेल करते हैं
और उसकी जो अगर आप एक और एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेते हैं तो जो LTCG है उस पर आपको सेक्शन 54B में एग्जम्पशन मिल सकता है, मतलब डिडक्शन मिल सकता है। आपने यहाँ पे सेल किया था अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल करते तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड बाय डेफिनेशन सेक्शन 214 के हिसाब से कैपिटल असेट है ही नहीं, कैपिटल गेन अराइज ही नहीं होता। और चूंकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने सेल किया था, हिंस द कैप गेन वुड अराइज। बट अगर आपने इस वाले कंसिडरेशन को यूज करके कोई और एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लिया तो सेक्शन 54 भी आपको डिडक्शन दे सकता है। मैं थोड़ा सा आपको 54B रीड कराना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको सेक्शन 54B रीड कराना चाहता हूँ। देखेंगे सेक्शन 54B क्या कहता है। वेयर द कैप गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग एग्रीकल्चर लैंड, ये सारी बातें हो गई। एंड द असेसी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर दैट डेट परचेजेस अनदर लैंड। 54B के डिडक्शन के लिए जरूरी है कि आपको 2 सालों के अंदर अंदर कोई और लैंड परचेज करना है। बट सर कौन सा लैंड और कहाँ? ये जो लैंड है फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है। बट सर कहाँ पे? रूरल या अर्बन एरिया? आप इसे अर्बन या रूरल एरिया कहीं भी परचेज कर सकते हैं। तो आप इसे अर्बन या रूरल एरिया कहीं भी परचेज कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कैप गेन आया, मिस्टर राज ने यहाँ पे 40 लाख रुपए यूज किया और जो है वो इन्होंने 1 जनवरी को ही नया लैंड परचेज कर लिया 40 लाख रुपए का। तो इसका मतलब इनको जो है LTCG में से 40 लाख रुपए का डिडक्शन मिल गया सेक्शन 54B में, 54B में। अच्छा, बट जो नया जो आप लैंड परचेज करेंगे डियर, उसको आपको 3 सालों तक ट्रांसफर नहीं करना। ये कंडीशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप लैंड परचेज कर रहे हैं दैट लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर 3 years। अगर आप इस लैंड को ट्रांसफर करते हैं तो अकॉर्डिंगली इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। पर मुद्दे वाली बात क्या है, इफ द न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड देयर वुड बी नो कैप गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ सच लैंड एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। मुद्दे वाली बात क्या, लेट्स से कि मैंने ना कोई नया एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लिया और मैंने इसको सेल कर दिया 3 सालों के अंदर अंदर। तो अगर ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा, उसे सेल करने पे मेरा कैप गेन अराइज होगा। और कैप गेन इस तरीके से अराइज होगा कि जो मेरा जो नया एग्रीकल्चर लैंड जिसको मैं सेल कर रहा हूं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जो मुझे 54B का एग्जम्पशन मिला वो माइनस हो जाएगा। बट अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड में सेल करता हूं तो चूंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड 214 के हिसाब से कैपिटल एसेट है ही नहीं, इसलिए उस पर कैप गेन अराइज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सर जी मिस्टर राज ने 1 जनवरी को एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया और 12 मार्च 2024 मतलब शॉर्ट टर्म में ही उसे 45 लाख का सेल कर दिया। बट एग्रीकल्चर लैंड इन्होंने रूरल एरिया में परचेज किया, इसलिए इस 40 लाख पे, इसलिए यहाँ पे 54B का रिवर्सल नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपने जो क्या, अच्छा, ऑन द सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनी? 45 लाख रुपए। और आपने कितने का खरीदा था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लाख रुपए। तो आपका शॉर्ट टर्म कैप गेन कितना बना? 5 लाख रुपए। आई होप ये बात आपको समझ आई। और अगर लेट से ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होता तो क्या होता? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो 45 बनता, बट जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 40 लाख, इसमें से 54B जो आपको ऑलरेडी 40 लाख रुपए मिला हुआ है वो माइनस हो जाता और आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाता और आपका शॉर्ट टर्म कैप गेन 45 लाख रुपए हो जाता, जो इस केस में 5 लाख रुपए, क्योंकि आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल किया था। आई होप आपको बात समझ आ गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, देखेंगे, मिस्टर सूरज, हिज वाइफ मेघा एंड माइनर सन देव 12 years प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ देयर इनकम लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। मिस्टर सूरज, ये सारी डिटेल्स इनकी दी गई हैं, मिसेस मेघा और मिस्टर देव। अच्छा, मुद्दे वाली बात क्या है कि मिस्टर सूरज जो है वो 115BC रिजिम में है और मेघा और जो देव वो 115BC रिजिम से उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले सूरज की बात कर लें। 115BC रिजिम में है मिस्टर सूरज। अच्छा, सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से कोई सैलरी मिलती है तो आपकी PGBP की इनकम है। तो ये मिस्टर सूरज के लिए PGBP की इनकम है 615। अच्छा, सैलरी साफ सिर्फ वर्किंग पार्टनर को अलाउड है और सैलरी जो है चलने, तो ये सारी जो एडिशनल कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल हो गई। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और करंट ईयर लॉस। डियर 115BC रिजिम में जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ये भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और जो करंट ईयर लॉस है उसको आप किसी और हेड ऑफ इनकम से इस प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज 115BC रिजिम में मना किया गया है। तो आपको ये दोनों लॉस ही आपको कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे।
तो 96 जो पहले का था वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो 230 इस बार का है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कंपनसेशन 2 लाख। ध्यान दीजिएगा डियर, जो एनहांस कंपनसेशन होता है उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो रिसिप्ट बेसिस पर टैक्स होता है, एक्यूरल बेसिस पर टैक्स नहीं होता, और 50% का डिडक्शन सेक्शन 57 के हिसाब से अलाउड होता है। अच्छा, तो इस 2 लाख में से 1 लाख रुपये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, सारी बातें हो गई। गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड फादर्स यंगर सिस्टर बाय चेक 1,25,000 रुपये। अगर आप किसी रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते हैं तो 56(2)(10 नहीं लगता, बट क्या ग्रैंड फादर की यंगर सिस्टर रिलेटिव के दायरे में आती हैं? मैं एक बार आपको चेक करा देता हूं थोड़ा सा। मीनिंग ऑफ रिलेटिव इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए जो रिलेटिव है वो है स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब ग्रैंड फादर के ब्रदर सिस्टर नहीं, सिर्फ पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स में आते हैं। इन ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर रिलेटिव्स में आती हैं एनी लीनियल असेंडेंट और द डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, पर ग्रैंड फादर की जो सिस्टर हैं वो रिलेटिव में नहीं आती। हाँ, फादर की मतलब पेरेंट की, मतलब अगर फादर की जो सिस्टर हैं शी वुड बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव बट नॉट द सिस्टर ऑफ ग्रैंड फादर। अच्छा, तो ग्रैंड फादर्स यंगर सिस्टर से जो आपको चेक में गिफ्ट मिला 1,25, जो कि 50,000 से ज्यादा है, तो ये अदर सोर्सेज की इनकम बन गया 1,25। अच्छा, डिविडेंड ऑन दी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी 50,000 का डिविडेंड भी अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, ऑन 1 दिसंबर 2023 मिस्टर सूरज हैज रिसीव्ड 75 लाख एज मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन 1 मई 2012। 1 मई 2012 को अगर आप पॉलिसी लेते हैं डियर, तो आपको एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है 10(10)(d) के एग्जाम्शन के लिए। वो है जो प्रीमियम होना चाहिए वो एक्चुअल कैपिटल सम का मैक्सिमम 10% होना चाहिए, और यहाँ पे जनरल प्रीमियम है वो है 6 लाख रुपए और सम एश्योर्ड है 65 लाख रुपए, तो इट इज विद इन 10%, इसलिए यहाँ पे 10(10)(d) का एग्जाम्शन मिल जाएगा। अच्छा, तो ये जो आपका एग्जाम्ट हो गया, और ध्यान दीजिएगा ये जो 6 लाख रुपए की जो कंडीशन है डियर, ये जो है वो पॉलिसी आपने 1 मई को परचेज की थी 2012 में, उस समय कोई एडिशनल कंडीशन नहीं थी। तो मिस्टर सूरज के लिए अगर हम देखें, सूरज के लिए देखें तो बस इनकी यही बनती है 615 PGBP, 1 लाख रुपए अदर सोर्सेस एनहांस कंपनसेशन, 1,25 गिफ्ट और 50,000 रुपए डिविडेंड। अच्छा, बात कर लेते हैं मेघा की। करंट ईयर लॉस फ्रॉम बिजनेस, अच्छा 8,10,000 रुपए, बट ये जो बिजनेस है इन्होंने कैरी किया था विद द फंड ऑफ मिस्टर सूरज गिफ्टेड। तो अगर आप अपने स्पाउस को कोई पैसा देते हैं जो अगर वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हैं, तो उस बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस होगा जिस स्पाउस ने ये मनी गिफ्ट किया उसके एंड में क्लब होगा। अगर इनकम है तो भी क्लब होगा, लॉस है तो भी क्लब होगा। तो ये जो 8-10 का जो लॉस है ये मिस्टर सूरज के एंड में चला जाएगा। तो इनका जो 6-15 की जो बिजनेस इनकम है इसमें से ये 8-10 एडजस्ट हो जाएगा। 6-15 यहाँ एडजस्ट हो गया पूरा ही, 8-10 में 6-15 एडजस्ट हो गया, और बाकी जो पैसा बच गया ये आपका एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट अदर सोर्सेज इनकम। ठीक बात है, क्योंकि कोई कैजुअल इनकम वगैरह तो है नहीं। मिसेस मेगा परचेज हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम हर स्त्रीधन, स्त्रीधन बोले तो जो महिलाओं के पास अपने जो पैसे होते हैं उससे, एंड गिफ्टेड द सेम टू अवर माइनर सन। तो अगर आप अपने माइनर सन को अगर या मतलब माइनर सन को बेसिकली अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, उस केस में आप जो मतलब जिस पेरेंट ने गिफ्ट किया उसे उसका डीम्ड ओनर माना जाता है। अच्छा, तो ये जो गिफ्ट FMV रेलिवेंट नहीं है। तो मिस्टर देव की बात कर लें, हाउस प्रॉपर्टी जो उनको मिली है 35,000 रुपये पर मंथ का रेंट है, तो 35,000 इंटू 12 माइनस 30%, ये जो 294 जो है हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है डियर, ये मेघा के हैंड में टैक्स होगी, देव के हैंड में टैक्स नहीं होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वेजिटेबल लिमिटेड, अच्छा वेजिटेबल लिमिटेड फाइल इट्स ITR ऑन 15 दिसंबर 2023, कब की? 23-24 की। ऑन 2 जनवरी 2024 द अकाउंटेंट ऑफ वेजिटेबल रियलाइज दैट ही हैज फॉरगेटन टू क्लेम अ जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑफ 15 लाख। क्या ये ITR को रिवाइज कर सकते हैं? असेसमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वेदर द एक्शन ऑफ अकाउंटेंट इज वैलिड। अच्छा, तो आप ITR को रिवाइज कर सकते हैं डियर सेक्शन 139(5) में, बट जो रिवाइज करने का डेट है वो है 3 मंथ प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है डेट है 23-24, ये कंप्लीट होता है 31/3/24 को। इसके 3 महीने पहले बोले तो 31/12 31/12/23
या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, मतलब असेसमेंट तो कंप्लीट हुई नहीं, तो आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते थे 31/12/2023 तक, बट आप अपने आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं कब, 2 जनवरी 2024, तो साथ 2 दिन आप लेट हो गए, इसलिए अब आप अपना आईटीआर रिवाइज नहीं कर सकते। चलें, अच्छा, Mahindra resident individual aged 45 years earned a salary or income of 2 crore during the previous year 23-24. He also earned interest अच्छा dividend from unlisted companies 4 लाख रुपए. He wanted to file his ITR through TRP tax return prepares. Adhere section 139 बी है शायद टीआरपी का, उसमें ये कहा गया है कि टीआरपी के थ्रू कौन कौन से पर्सन अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, सारे लोग ही फाइल कर सकते हैं एक्सेप्ट कंपनी और एक्सेप्ट वो लोग जिनका टैक्स ऑडिट होना है अंडर सेक्शन 44A बी, जिनका टैक्स ऑडिट होना है अंडर सेक्शन 44A बी। यहाँ पे महेंद्र जी का टैक्स ऑडिट नहीं होना, भले इनकी सैलरी इनकम 2 करोड़ है तो क्यों ना हो बेसिकली, बट टैक्स ऑडिट होता है ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन के केस में, अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं तब। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो उस सैलरी इनकम के लिए टैक्स ऑडिट नहीं होता, भले आपकी सैलरी इनकम कितनी भी क्यों ना हो, इसलिए यू आर एलिजिबल फॉर फाइलिंग योर आईटीआर थ्रू टीआरपी। अच्छा,